अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपने पिछले किस्त में मुलाहजा फरमाया कि सरफराज और टोबो एक दरिया के किनारे पड़ाव डालते हैं और फिर वहां सरफराज और टोबो दरिया के ठंडे पानी में नहाने के लिए उतर जाते हैं और फिर अचानक नहाते नहाते टोबो को किसी चीज ने नीचे की तरफ खींच लिया और सरफराज परेशान हो गया। अब आगे मुलाहजा फरमाइए कि आगे क्या होता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी नितिका का 8वां हिस्सा। मैं टोबो की तरफ लपका और टोबो ने फिर पानी से सर उभारा। उसके चेहरे पर शदीद हिजान के आसार थे। मोकाश, मास्टर मोकाश, मोकाश, उसका साथी चीख पड़ा। हाँ, उसने मेरी टांगें जकड़ ली हैं, टोबो ने बमुश्किल बताया और एक बार फिर वो नीचे जाने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसने इस बार खुद डुबकी नहीं लगाई है, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने नीचे से खींचा हो। मोकाश क्या है करोड़े? मैंने टोबो के साथी से पूछा। सांप, पानी का सबसे खौफनाक सांप। आह, वो टोबो को लेकर नीचे बैठ जाएगा और फिर उस वक्त छोड़ेगा जब वो दम तोड़ देगा। और मेरे बदन में चिंगारियां भर गईं। नहीं, मैं टोबो को ऐसी मौत नहीं मरने दूंगा। ऐसे मुखलिस आदमी के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। दूसरे लम्हे मैंने पानी में डुबकी लगा दी। टोबो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रहा था और वो सख्त जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन सिर्फ हाथों से उसके पांव स्याह रस्सी में जकड़े हुए थे। मैं किसी बात की परवाह न करते हुए उसके करीब पहुंच गया और मैंने टोबो को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी हिम्मत की वजह से टोबो के दूसरे साथी की हिम्मत भी बढ़ गई। चुनाचे वो भी मेरे पास पहुंच गया और हम पूरी कुव्वत सर्फ करके टोबो को सतह पर लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऐसा ही लग रहा था जैसे हम टनों वजन ऊपर खींच रहे हों। बड़ी ताकत थी उस खौफनाक सांप में। बमुश्किल तमाम हम टोबो को सतह पर लाने में कामयाब हुए और टोबो ने गहरी गहरी सांस ली। हवास कायम रखो टोबो, मैंने कहा। मास्टर, आप उसकी इज्जत से बचें, ये बैक वक्त कई आदमियों को जकड़ सकता है, टोबो ने उखड़ी सांसों के दरमियान कहा। तुम फिक्र मत करो टोबो, हम तुम्हें उसका शिकार न होने देंगे, मैंने कहा और फिर हम टोबो को किनारे की तरफ खींचने लगे। सांप अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। हम जिंदगी की सख्त जद्दोजहद कर रहे थे और हमारे बाजू शल हुए जा रहे थे। सांप ने कई बार अपनी दुम हमारे जिस्मों पर मारी और ऐसा लगा जैसे किसी ने मोटा लठ रसीद कर दिया हो। वो सख्त गुस्से में था और न जाने किस तरह हम किनारे के करीब पहुंच गए। तब मैं चीखा, स्टोकर चाकू, तुम्हारा चाकू। स्टोकर चौंक पड़ा। चंद साथ अहमकाना अंदाज में हमें देखता रहा। फिर उसे इस जद्दोजहद का एहसास हुआ जो हम टोबो को रोकने के सिलसिला में कर रहे थे और वो उछल पड़ा। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? स्टोकर चाकू, मैं फिर चीखा। स्टोकर का चाकू हमने उसे वापस कर दिया था और उसके लिबास के पास ही रखा हुआ था, लेकिन स्टोकर पानी में उतरने की हिम्मत न कर सका। टोबो के दूसरे साथी काफी दूर थे और उन तक इतला पहुंचने से पहले कुछ भी हो सकता था। कैसे लाऊं? स्टोकर ने कहा। गरोडे, कुछ और हिम्मत करो, मैंने बुरी तरह हाँफते हुए गरोडे से कहा। और हमने आखिरी जद्दोजहद की और टोबो को कुछ और घसीट लाने में कामयाब हो गए। अब तुम संभालो गरोडे, मैंने कहा और फिर अचानक टोबो को छोड़कर किनारे की तरफ लपका। लेकिन उसी वक्त गरोडे की चीख सुनाई दी। वो पानी में उल्टा हो गया था। मैंने देखा उसकी दोनों टांगें ऊपर थी। शायद सांप ने उसे खौफनाक झटका दिया था। मैंने इंतहाई फुर्ती से स्टोकर से चाकू लिया और फिर तीर की तरह पलटा। गरोडे तो सीधा हो गया था, लेकिन अब टोबो सतह पर नजर नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह पानी में घुस गया। मेरी आंखें टोबो को तलाश कर रही थी और मुझे नजर आ गया। वो अब भी होश में था और सांप से जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन सांप उसे काफी तेजी से नीचे खींचे लिए जा रहा था। तब मेरे बदन में न जाने कहां से बेपनाह कुव्वत आ गई। शायद ये जज्बा इंसानियत था। एक इंसान को बचाने की भरपूर ख्वाहिश थी। मैं टोबो के नजदीक पहुंच गया। मेरा रुख उसके पैरों की तरफ था और मैंने अंधाधुंध उसके पैरों से लिपटे हुए सांप पर वार किए और निहायत कारी वार था। मुझे साफ महसूस हुआ कि मैंने सांप को दरमियान से 2 टुकड़े कर दिया है और मैंने ज्यादा दिलजमी से उसके बदन को तलाश करके कई और वार किए और मुझे साफ महसूस हुआ कि अब सांप की जद्दोजहद खत्म हो गई है। तब मैंने टोबो का हाथ पकड़ा और उसे पूरी कुव्वत से ऊपर लाने लगा, यहां तक कि मैं उसे सतह पर लाने में कामयाब हो गया। टोबो पर गशी तारी हो रही थी। टोबो होश में आओ, खुद को संभालो, मैंने चीख कर कहा। यस मास्टर। टोबो ने गर्दन झटकी और फिर वो मेरे साथ किनारे की तरफ रेंगने लगा। टोबो के तीनों साथी पागलों की तरह पानी में डुबकियां लगा रहे थे। शायद उन्हें इत्तला मिल गई थी। हमें देखकर वो हमारी तरफ दौड़े और फिर उन्होंने टोबो को संभाल लिया। एक ने मुझे भी सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। टोबो को आराम से पहुंचाओ, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। और थोड़ी देर के बाद हम सब किनारे पर पहुंच गए। टोबो जमीन पर लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वैसे वो होश में था और मुस्कुरा रहा था। उसके पास ही मैं बैठा था। तब टोबो ने हाथ उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनो, मैंने टोबो के एक साथी से कहा। यस चीफ, बरांडी लाओ, मैंने कहा और वो दौड़ता हुआ जीप तक गया। फिर मैंने टोबो को थोड़ी सी बरांडी दी और वो काफी हद तक पुरसुकून हो गया। उसकी टांगों का गोश्त सांप की गिरफ्त में फट गया था। मैंने उसकी ड्रेसिंग भी की। स्टोकर भाग भाग कर हमारी मदद कर रहा था। बहरहाल चंद साथ के बाद टोबो नॉर्मल हो गया और वो फिर उठकर बैठ गया और बोला, अब मैं ठीक हूँ मास्टर, सफर की तैयारियां करें।
ایسی کیا جلدی ہے ٹوبو؟ میرا خیال ہے آج آرام کیا جائے۔ یقین کریں ماسٹر، میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں اگر تم پسند کرو۔ ہاں میں پسند کروں گا، میں نے جواب دیا اور ٹوبو کھڑا ہو گیا، لیکن پھر وہ گرنے لگا تو میں نے اسے جلدی سے سہارا دیا۔ میں اس سہارے کو آخری سانس تک یاد رکھوں گا ماسٹر، ٹوبو نے کہا، اور میں نے اس کا شانہ تھپتھپا کر رہ گیا۔ ٹوبو کے ساتھی ابھی تک خاموش تھے۔ بہرحال کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ کسی نے میرا شکریہ وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی، اور ظاہر ہے مجھے اس کی حاجت بھی نہیں تھی۔ انسانی فرض تھا، میں نے پورا کیا۔ لیکن شام کو 5 بجے ان لوگوں کے ارادے اچھے نہیں نظر آئے۔ خاص طور سے 3 ڈبوں کے ڈھول بنائے گئے تھے، اور پھر شام کی چائے کے بعد سیاہ فام لوگوں نے اچھل کود شروع کر دی۔ انہوں نے آنکھ بھی روشن کر لی تھی۔ ماسٹر، ٹوبو نے میرے نزدیک آ کر کہا، ہم طویل عرصہ سے اپنا ماحول چھوڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں اپنے قبیلے کے رسم و رواج سے محبت ہے۔ ہم اپنے قبیلے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت دو گے؟ ضرور ٹوبو، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، اس میں تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف دینا پڑے گی۔ ہاں ہاں، کیا حرج ہے؟ اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ تب ٹوبو کے ساتھیوں نے بے تکے گیت گانا شروع کر دیے، اور وہ آگ کو خاص طور سے مخاطب کر رہے تھے۔ اور پھر جو ہی سورج ڈوبا، ٹوبو کھڑا ہو گیا۔ سٹوکر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹوبو کے ساتھی نے ایک پلیٹ ٹوبو کو پیش کی جس میں ایک تیز دھار چھری رکھی ہوئی تھی، اور ٹوبو نے مجھ سے اپنے جوتے اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے متحیر انداز میں جوتے اتار دیے، اور ٹوبو کے ایک ساتھی نے میرے پاؤں آگے سرکا دیے۔ تب ٹوبو نے پلیٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی بائیں کلائی پر ایک زخم لگایا۔ سٹوکر چونک پڑا تھا۔ ارے ارے، یہ کیا کرتے ہو؟ خاموش بیٹھے رہو، ٹوبو کے ایک ساتھی نے اسے ڈانٹ دیا، اور سٹوکر بیٹھ گیا۔ تب ٹوبو نے اپنے خون کے قطرے میرے پیروں پر ٹپکائے اور میرے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ میں تا حیات تیرا وفادار رہوں گا ماسٹر۔ تو ٹوبو کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، تب بھی ٹوبو تیرے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا، اس نے بھاری آواز میں کہا، اور پھر وہ اٹھ گیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا تھا۔ پھر ٹوبو کے چاروں ساتھیوں نے یہی رسم دہرائی، اور اس کے بعد وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ تب میں اٹھا، نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی۔ میں نے ٹوبو کے ہاتھ سے چھری لے لی، اور ٹوبو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ماسٹر، اس نے آہستہ سے کہا، ایک رسم میں بھی پوری کروں گا ٹوبو، یہ میرے قبیلے کی رسم ہے۔ اوہ اچھا، ٹوبو نے آہستہ سے کہا، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ میں نے اس سے کہا، اور ٹوبو کے ساتھی ہمارے پاس آ گئے۔ تب میں نے بھی اپنی کلائی پر ایک زخم لگایا اور ٹوبو کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کلائی کے زخم کو اس کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولا، میرا خون تیرے خون میں مل گیا ہے ٹوبو، تو میرا غلام نہیں، میرا بھائی ہے۔ ہمارے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، ان میں سے ایک بھی میرا غلام نہیں ہے۔ اور میں نے ان سب کے خون میں اپنے خون کے قطرے شامل کر دیے۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسرے دن ہم نے پھر سفر شروع کر دیا اور دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ہمیں رکنا پڑا۔ ٹوبو حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے دریا نے بائیں سمت کا رخ اختیار کیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دریا نے رخ بدل لیا ہے ماسٹر۔ کیا مطلب؟ اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ؟ ہاں۔ اور سامنے کی زمین کو بھی دیکھ رہے ہو ماسٹر؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کچھ محسوس کیا؟ نہیں، کیوں؟ آگے موت ہے، ایک بھیانک موت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ماسٹر۔ میں نہیں سمجھا ٹوبو، میں نے حیرت سے کہا۔ اجنبی یقیناً اس موت کی طرف بڑھیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ سامنے کبھی دریا تھا ماسٹر۔ ہاں، پھر؟ ہاں، وہاں دلدل ہے۔ اوہ، اور یہ دلدل معمولی نہیں ہوگی، نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوگی۔ بالکل صاف زمین معلوم ہو رہی ہے، لیکن اوہ، میں نے طویل سانس لی۔ میں نے بھی اس پرندے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہے جو صرف دلدل پر پرواز کرتا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے۔ ہاں، اور اب تم ان لوگوں کی موت کا یقین کر لو۔ کن لوگوں کی؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہی جو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہیرو کی تلاش میں۔ عام لوگ مشکل ہی سے اس دلدل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ مرنے دو باس، وہ مغرور لوگ اسی قابل ہیں۔ نہیں ٹوبو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب باس؟ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی موت مجھے منظور نہیں ہے ٹوبو۔ اوہ، ہمیں ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے۔ جیسی تمہاری مرضی چیف، ٹوبو نے سادگی سے کہا۔ بہرحال ہم نے وہاں ایک لکڑی میں گتا پھنسا کر سائن بورڈ کی حیثیت سے لگا دیا جس پر لکھا تھا، خبردار، آگے خوفناک دلدل ہے۔ اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے راستہ کاٹ دیا تھا اور اب اطمینان سے سفر ہو رہا تھا۔ اس رات جب ہم نے قیام کی سوچی تو ہم گھنے درختوں کے قریب تھے۔ کیا خیال ہے ماسٹر، ان درختوں میں دن کی روشنی میں داخل ہونا مناسب رہے گا؟ ہاں، میں نے تائید کی، اور ہم نے وہیں قیام کر لیا۔ رات کو پھر گانے بجانے کی محفل جمی، لیکن زیادہ دیر جاری نہ رہی۔ سب کے ذہنوں پر تھکن سوار تھی، چنانچہ ہم سو گئے۔ بعض جگہوں پر ٹوبو اپنے ساتھیوں کو پہرے پر مقرر کر دیتا تھا، لیکن آج وہ بھی سو گئے تھے، اور اس نیند نے ایک نئی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چاروں طرف سے وحشیانہ آوازیں گونج اٹھی۔ ہم بوکھلا کر جاگ گئے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ چاروں طرف مشعلیں نظر آ رہی تھی۔ یقیناً مقامی وحشیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی بھی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ ٹوبو ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اچانک ٹوبو کے منہ سے ایک آواز نکلی۔
اور वहशियों की आवाज़ें रुक गईं। टोबो अजीब से अंदाज में चीखने लगा। तब 2-3 वहशी आगे बढ़ आए और फिर टोबो में और उनमें आवाज़ों का तबादला होने लगा। उसके बाद वहशी अनोखे अंदाज में चिल्लाने लगे और फिर वो आगे बढ़ बढ़कर मशल की रोशनी में टोबो और उसके साथियों को देखने लगे। मैं हैरानी से ये सारे मनाजिर देख रहा था। तब टोबो किलकारियां मारता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। फिक्र की बात नहीं है मास्टर, वो मेरा कबीला है। तुम्हारा? हाँ। ओह, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है? हाँ। वो बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ, वरना हमें न जाने किन उलझनों से गुजरना पड़ता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो मुझे अपने साथ चलने की दावत दे रहे हैं मास्टर। कहाँ? कबीले में। टोबो ने जवाब दिया। ओह टोबो, मैं तुम पर कोई पाबंदी आयद नहीं करूंगा। अगर तुम इनके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं? सिर्फ मैं मास्टर? टोबो ने हैरत से कहा। फिर तुम भी तो चलोगे मास्टर। वैसे अब इनसे मेरा क्या ताल्लुक? हाँ, इनकी ख्वाहिश पर थोड़े वक्त के लिए मैं इनके साथ जाने पर तैयार हो गया था, वो भी इस शर्त पर कि अगर मेरा चीफ तैयार हो जाए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूँ टोबो, मैंने कहा और टोबो खुश हो गया। फिर उसने अपनी जुबान में अपने साथियों से कुछ कहा और उन लोगों ने हमारे गिर्द दायरा तंग कर दिया और फिर मशलों की रोशनी में हम लोग चल पड़े। ज़्यादा तवील सफ़र नहीं करना पड़ा था। दरख्तों को बूर करके हम झोंपड़ियों की बस्ती में दाखिल हो गए, जहाँ कई रोशनियाँ नजर आ रही थी। एक बड़े अहाते में हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। हम अहाते में एक कोने में बैठ गए। स्टोकर बिल्कुल खामोश था। मैंने 2-1 बार उसकी तरफ देखा भी, लेकिन वो न जाने किस सोच में गर्क था। मैंने भी उसे मुखातिब करना मुनासिब न समझा और फिर सुबह हो गई। टोबो हमारे पास से चला गया था, उसके साथी मौजूद थे। सुबह को टोबो वापस आया और आते ही मुझसे लिपट गया। तुम एक शानदार वक्त पर आए हो मास्टर, बड़ी अनोखी बात है, बहुत ही दिलकश। क्या हुआ टोबो? आज दिन में सरदारी के लिए मुकाबले हैं। वो लोग मेरी आमद से बहुत खुश हैं। क्या मतलब? कबीले का सरदार मर चुका है और अभी तक नए सरदार का फैसला नहीं हो सका। क्यों? सरदार को मरे हुए 8 चांद गुजर गए हैं। 9वां चांद भी गुजर जाएगा तो सरदार की गद्दी पर मनहूस रूहों का साया हो जाएगा, इसलिए चांद से पहले सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा। मैंने पूछा, लेकिन अभी तक सरदार क्यों मुंतखब नहीं किया गया? बोला, इसलिए कि उनमें सफ़ेद हाथी का शिकारी एक भी नहीं है। ओह, बेशुमार लोगों ने कोशिश की लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। अरे फिर? चुनाचे अब आर्जी सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा और उस वक्त तक उसकी सरदारी कायम रहेगी जब तक कोई खुद को सरदारी का अहल ना साबित कर देगा। मैंने पूछा, सरदार किस तरह मुंतखब होगा? टोबो ने जवाब दिया, बाहमी मुकाबलों के जरिए। और मैं गर्दन हिलाने लगा। बड़ा लुत्फ रहता है चीफ। यकीनन मुझे महसूस हो रहा है टोबो। ये मुकाबले कब से शुरू होंगे? कल से चीफ, कल से काम शुरू हो जाएगा। टोबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी उन मुकाबलों में हिस्सा लोगे टोबो? मैंने पूछा। मैं? टोबो मुस्कुराया। मैं क्या करूंगा चीफ? क्यों? अरे मेरा अब इन बस्तियों से क्या वास्ता रह गया है चीफ? अब इन इलाकों की सरदारी मुझसे ना हो सकेगी। मैं तो अब तुम्हारी दुनिया का वासी हूँ। मेरी ख्वाहिश थी टोबो तुम इस मुकाबले में हिस्सा लेते। एक बात सुन लो चीफ, वो बोला। यहाँ कबीले में जो सरदारी के लिए सामने आएंगे वो टोबो से 1000 गुना बेहतर होंगे। टोबो महजब दुनिया में जाकर महजब हो गया है और तहजीब बदन की जान निकाल लेती है, इसे याद रखना। क्या मतलब? बस्ती के वहशी मिनटों में मेरा तिया पांचा करके रख देंगे। ओह, मैं ठीक कह रहा हूँ चीफ, तुम खुद देख लोगे। क्या शराइत होती हैं तुम्हारे यहाँ मुकाबले की? कोई शर्त नहीं होती, हर जीरो इसमें हिस्सा ले सकता है, कबीले से बाहर के लोग भी। फ़नून जंग हमारे यहाँ मजहबी हैसियत रखते हैं और हमारे अकीदा के मुताबिक हर जंगजू, हर ताकतवर देवताओं का पर तो होता है। उसका एहतराम, उसकी सरदारी सबके लिए बायस बरकत होती है। चुनाचे इस सिलसिला में अजनबी या गैर अजनबी की तमीज़ नहीं होती है। अच्छा, कमाल है। इस तरह तो और भी उलझनें पेश आ सकती हैं। वो क्या चीफ? भाई कुर्बा जवार में तुम्हारे दुश्मन कबीले भी होंगे। हाँ हैं। क्या उनमें से किसी कबीले का कोई ताकतवर जवान तुम्हारे मुकाबलों में नहीं आ सकता? आ सकता है। इस तरह वो सरदार बनकर तुम्हारे कबीले को अपनी तहवील में ले सकता है। वो कहने लगा, हमारे कबीले की तारीख में ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना किया गया है कि मुकाबलों को पोशीदा रखा जाता है, उनकी खबर बाहर नहीं फैलने दी जाती। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और टोबो खामोश हो गया। एक बात और बताओ टोबो, अचानक मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। यस चीफ। इन लोगों ने हमें क्यों घेरा था? गिरफ्तार करने के लिए चीफ। क्यों? वो हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते थे? वो कहने लगा, दरअसल जंगलों में आने वाले अजनबी अच्छे नहीं होते, उनके हाथों स्याह कबीलों को नुकसान ही पहुंचता रहता है, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते, वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो नौबत कत्लो गारत गरी तक पहुंच जाती है, वरना वो उन्हें बेहोश करके इतनी दूर फेंकवा देते हैं कि वो दोबारा उन तक ना पहुंच सकें। खूब, तो हम तुम्हारी वजह से बच गए। ओह, वो तुम्हें क्या जाने चीफ, तुम्हारी शख्सियत के बारे में कोई मुझसे पूछे। टोबो ने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। बहरहाल हमारी हैसियत कैदियों की नहीं थी,
टोबो की भी यहाँ कोई बहुत बुरी हैसियत नहीं थी, सिवाय इसके कि वो इसी कबीले का एक फर्द था, लेकिन बहरहाल किसी ने हमसे बाज पुरस नहीं की थी। टोबो के साथी भी उसी की तरह वफादार थे। उस कबीले में अब उनका कोई नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अब ज्यादातर मेरे और स्टोकर के साथ रहते। और फिर दूसरे दिन दोपहर को हम मुकाबले के मैदान में पहुंच गए। मुकाबले की रसूमात शुरू हो गई। बहुत बड़ी जगह में पूरी बस्ती के लोग दायरा बनाकर खड़े हो गए। चंद मौजिज लोग लकड़ी के मोंडों पर बैठे हुए थे। तब एक बूढ़े शख्स ने तकरीब का इफ्तिताह किया। उसने अपनी जुबान में कोई तकरीर की और टोबो मेरे कान के नज़दीक उसका तर्जुमा करने लगा। वो कह रहा था, कबीले वालों, ज़रूरत है नए सरदार की, क्योंकि नवा चांद डूबने वाला है और हम खुद पर नहुस्तें मुसल्लत नहीं कर सकते। लेकिन ख्याल है कि तवील अरसा के बाद आसमान हमसे नाराज़ है। देखो तो पूरे कबीले में एक भी जाला वो नहीं जो शिकारी हो सफ़ेद बला का, जबकि कभी कभी ही ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि कबीले वालों की माओं के दूध बेजान हो गए हैं, उनके पेट खराब हो गए हैं। अब वो ऐसे नर पैदा नहीं करती जो बहादुरी में बेमिसाल हों। तो कबीले वालों, हमें आर्जी रस्म पूरी करनी है। उस वक्त तक के लिए सरदार का इंतखाब करना है जब तक कोई हकदार हमारे सामने ना आ जाए। ठीक है, सब ने जवाब दिया। इसलिए मैं जियालों को मुकाबले की दावत देता हूँ। एक दूसरे पर हमलावर हों और सरदारी का आर्जी दावेदार कौन है जो मैदान में आकर दूसरों को ललकारे। एक देव कामत से अफाम अंदर दाखिल हो गया और लोगों ने उसके नाम के नारे लगाए। हाकू, एक शख्स बोला। हाकू अपना मुकाबिल तलब करता है। मेरा ख्याल था उस शख्स की जसामत देखकर लोग उसके मुकाबले पर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने देखा कि 6-7 आदमी हथियार संभाले हुए मैदान में आ गए। तब उनकी जोड़ियां मुकर्रर कर दी गईं और बिलाखिर मुकाबले शुरू हो गए। मैं उस कवि हैकल शख्स को देख रहा था जो वाकई कोई खौफनाक देव था और उसके लड़ने का अंदाज भी ऐसा ही जारहाना था। उसने अपने मुकाबिल को देखा और फिर उसके होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैल गई। फिर मुकाबला शुरू हुआ और हाकू ने अपने मुकाबिल की तलवार पकड़ ली। फिर उसे दोनों हाथों से उठाया और घुमाकर जमीन पर दे मारा। उसका मुकाबिल दोबारा खड़ा ना हो सका था। उसके लड़ने के अंदाज को देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे। बहरहाल फिर दूसरा आदमी उसके मुकाबिल आ गया और उसका भी वही हशर हुआ। गोल मैदान के सिरों पर बहुत से मुकाबले हो रहे, लेकिन जीतने वाले हाकू के सामने आते और शिकस्त खाकर लौट जाते। मैंने टोबो को उसकी तरफ मतवज्जो किया। क्या तुम इसे जानते हो टोबो? पहचान नहीं सका, बहुत अच्छा जवान है, तुम्हारे कबीले का ही है। हाँ, मेरे सामने छोटा होगा, मुझे ताज्जुब है कि ये भी शिकारी नहीं है। टोबो हैरत से बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो जीत जाएगा? शायद, वैसे भी ये आर्जी मुकाबले हैं। क्या मतलब? बहुत से जवान इसमें हिस्सा नहीं लेते। ओह देखो, वो देखो। मैंने हाकू को एक और मुकाबिल को जेर करते हुए देखा। रात गए तक मुकाबले जारी रहे। हाकू को अभी तक कोई जेर नहीं कर सका था और अब चारों तरफ हाकू हाकू की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन सूरज छुपते ही मुकाबला रोक दिया गया। तब आर्जी हुक्मरानों ने पूछा, क्या ख्याल है साथियों, क्या हाकू को फातेह करार दे दिया जाए या अभी कोई और बाकी है? और 3-4 जवान फिर निकल आए। तुम लोग जंग करोगे? हाँ ठीक है, और जितने जवान मुकाबले में हिस्सा लेना चाहें सामने आ जाएं। कल आखिरी दिन रखा जाएगा। और कई जवान सामने आ गए। हाकू खूनखार निगाहों से उन्हें देख रहा था। बहरहाल मुकाबले दूसरे दिन के लिए मुलतवी हो गए। रात को हम देर तक उन मुकाबलों पर तबसरा करते रहे। टोबो ने हाकू के बारे में मालूमात फराहम कर ली थी। वो उसके कबीले का जवान था, लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो फितरतन जालिम था। टोबो ने कहा कि लोग चाहते हैं कि हाकू को कोई शिकस्त दे दे, क्योंकि हाकू के सरदार बनने के बाद बहुत सौ को खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने कहा। बहरहाल मेरे जहन में कोई तहरीक नहीं पैदा हुई थी, मैं नॉर्मल था। और फिर यूं भी मुझे क्या पड़ी थी इन हंगामों में हिस्सा लेने की। लेकिन दूसरे दिन अजीब वाकयात हुए। मुकाबले शुरू हुए। हाकू कल किसी पोजीशन में था। उसने अपने 3 दुश्मनों को शिकस्त दे दी थी और अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे। तब एक शख्स ने आर्जी हुक्मरान के कान में कुछ कहा और आर्जी हुक्मरान परेशानी से दूसरों की शक्लें देखने लगा। फिर उसने चंद मिनट के लिए मुकाबले रोक दिए। दोस्तों, उसने कहा, टोबो कोई भी बात होती उसका तर्जमा मुझे बताता रहता था। दोस्तों, एक नई सूरत हाल सामने आती है। तुम्हारे इल्म में है कि हमने कुछ अरसा पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। अजनबी हमारे इलाके में घुस आए थे। उनके अच्छे सलूक की वजह से हमने सोचा था कि किसी मुनासिब वक्त उन्हें आज़ाद करके वापस कर देंगे। लेकिन अजनबियों के सरदार का पैगाम आया है कि वो मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहता है। ओह, क्या वो जवान है? लोगों ने पूछा। हाँ, तंदुरुस्त है। तो फिर उसे मुकाबलों में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर वो जीत गया तो क्या तुम उसे सरदार मान लोगे? आर्जी सरदार। ठीक है, लेकिन जब तक वो सरदार रहेगा हमें उसके अहकामात मानना होंगे। यही कबीले की रस्म है। गौर कर लो दोस्तों, मैं कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा। कैदी है, सरदार बनने के बाद वो हमसे इंतकाम भी ले सकता है। हम उसे यहाँ से जाने से भी नहीं रोक सकेंगे। कबीले की रस्म ये नहीं है। अगर वो मुकाबला जीत जाए तो अजनबी होने की हैसियत से उससे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहता है। मुमकिन है कि सरदार बनने के बजाय उसके मुतालबात कुछ और हों। हाँ, ये मुमकिन है। ऐसी सूरत में क्या होगा? कबीले का कानून क्या कहता है? जंग और उसका फातेह हमारे लिए मजहबी तौर पर काबिल एहतराम होते हैं। उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम हम पर फर्ज है। हाँ, अगर वो सरदार ही बनना चाहे तो उसके सामने शराइत रख दी जाएं।
और अगर उसे वो कबूल ना करे तो फिर उसे मजहबी कैदी करार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी सूरत में उसे जंग में हिस्सा लेने दिया जाए। और ये बात तय हो गई। लेकिन हम और टोबो हैरान थे। क्या यहाँ कुछ और कैदी भी हैं टोबो? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता मास्टर। नवाब फेरोजुद्दीन और कर्नल डिक्सन वगैरह तो नहीं हो सकते। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मुमकिन है पहुँच गए हों, लेकिन कैसे? अफ्रीकी भूल भुलैयों के बारे में कौन क्या कह सकता है चीफ? ओह, अगर ऐसी बात है तो क्या मास्टर? टोबो ने मुझे देखते हुए पूछा। उनमें से कौन है जो ऐसे मुकाबले में हिस्सा ले सके टोबो? मैं पुरख्याल अंदाज में बोला। कोई भी नहीं है मास्टर। फिर लेकिन क्या जरूरी है कि वो लोग ही हों? खैर, सामने आ जाएगा जो कुछ होगा, मैंने कहा। दूसरी तरफ हाकू अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया था। बिलाशुबा गजब का लड़ाका है, टोबो ने तारीफी अंदाज में कहा। लेकिन वो सरदार जो तुम्हारी रिवायात पर पूरे उतरते हैं, क्या इससे ज्यादा दलेर और ताकतवर होते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। न जाने हाकू अब तक सफ़ेद हाथी क्यों नहीं शिकार कर सका। बाज़ औक़ात ये भी तो होता है, मास्टर के जालों को तलाश के बावजूद सफ़ेद हाथी नहीं मिलते। क्या सफ़ेद हाथी बहुत ताकतवर होते हैं? हाँ, होते तो हैं। उनकी जिसामत गैर मामूली होती है, लेकिन बाज़ औक़ात स्याह हाथियों में उनसे ज़्यादा ताकतवर हाथी निकल आते हैं। बस ये एक रिवायत है जिसे पूरा किया जाता है। हाकू ने आखिरी आदमी को शिकस्त देकर फतह का नारा लगाया और फिर वो वहशी दरिंदों की तरह गुर्राने लगा। वो वहशियाना अंदाज में चीख चीख कर अपने किसी मुकाबिल को पुकार रहा है। चंद साहत आराम कर हाकू, तेरा मुकाबिल आने वाला है। ओह, और कोई है? कौन दीवाना है? आओ, सामने आओ। अब मैं तुम्हारे जिस्मों की हड्डियां तोड़ूंगा ताकि तुम्हें मेरे सामने आने की सजा मिले, हाकू वहशत से बोला। तब चंद लोग कैदियों को लेकर आए और जब कैदी सामने आए तो स्टोकर उछल पड़ा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, उसके मुंह से निकला। क्यों? मैं चौंक पड़ा। ये वाइट है। आह, ये शख्स वाइट है और इसके हकम में इसके साथी हैं। वो दूसरा शख्स स्नोडो है। मेरी ग्लोरिया भी उनके साथ ही होगी। आह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। स्टोकर बेख्तियार हो गया। मैंने उसके शाने को दबोच लिया। खुद पर काबू पाओ स्टोकर, देखो तो सही क्या हालात पेश आते हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वो इन में ही होगी, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर स्टोकर, तुम्हारी लड़की को यहाँ वाइट के पंजे से छुड़ाया जा सकता है। मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। लेकिन इनमें से कौन हाकू से मुकाबला करेगा? मैंने फिर सवाल किया और इस बात का जवाब जल्द ही मिल गया। वाइट आगे बढ़ाया और उसने कहा, मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हमारे कानून के मुताबिक तो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है अजनबी, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत होती हैं, एक स्याह फाम ने कहा और उसके मुंह से टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे अजीब लगी। क्या शराइत हैं? तो मुकाबले में हिस्सा क्यों लेना चाहता है? ये मुकाबला सरदारी के लिए है। हाँ, और तुम्हारे कानून के मुताबिक सरदार बन जाता है। हाँ, तो मैं भी सरदार बनना चाहता हूँ। स्याह फाम ने पूछा, सरदार बनने के बाद तू क्या करेगा? तुम्हारे दरमियान रहूंगा, तुम्हारी तरक्की और बेहतरी के लिए सोचूंगा, वाइट ने जवाब दिया। हाँ, ये ठीक है, लेकिन तू कबीले वालों से इंतकाम ना ले सकेगा। तुझे सबके साथ अच्छा सलूक करना पड़ेगा। तुझे कबीले का खजाना लूट कर भागने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अपनी फतह के एवज अगर तू कुछ तलब करेगा तो कबीला तुझे वो सब कुछ देगा जो तेरी तलब होगी। वाइट ने कहा, मुझे मंजूर है। तू क्या पसंद करेगा? वाइट ने जवाब दिया, यह जंग जीतने के बाद सोचूंगा। मैं उस शख्स को गौर से देख रहा था। काफी कवि हैकल था। जबड़ों की बनावट से मकार और संगदिल मालूम होता था। जिस्म की बनावट बेहद ठोस थी और काफी फुर्तीला मालूम होता था। ठीक है, अब तुम अपने मुकाबिल से मुलाकात करो। और कवि हैकल हाकू को देखकर एक लम्हे के लिए वाइट साकित रह गया, लेकिन आदमी बाहिम्मत था। उसने गर्दन हिलाई और फिर उसने अपना कोट उतार दिया और फिर कमीज भी। दीवाना है, स्टोकर के मुंह से निकला। मेरा ख्याल है दीवाना नहीं है, मैं आहिस्ता से बोला। लेकिन मास्टर, अचानक टोबो ने मेरे नजदीक चेहरे करके सरगोशी की। अव्वल तो इसके जीतने के इम्कानात कम है, लेकिन अगर ये जीत जाए तो क्या हमारे लिए बेहतर होगा? क्यों? क्या वो मिस्टर स्टोकर की बेटी को उसके हवाले कर देगा? हाँ, ये तो है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। और फिर हम उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गए। हाकू और वाइट नेज़े संभाले हुए एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। हाकू हिकारत भरी निगाहों से वाइट को देख रहा था और उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार थे। फिर उसने होंठ टेढ़े करके कहा, आखिर तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी सफ़ेद अजनबी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नेज़ा पकड़े हुए पैंतरे बदल रहा था और उसकी निगाहें बिल्ली की निगाहों की मानिंद हाकू के हाथ पर जमी हुई थी। वो बस हाकू के हाथ और उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था ताकि उसका तासुर चेहरे से पड़ ले और हाथों की जुम्बिश से महफूज रह सके। टोबो, मैंने टोबो को मुखातिब किया। मास्टर, टोबो ने आहिस्ता से जवाब दिया, इस मुकाबले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जोड़ तो नहीं है मास्टर, टोबो ने जवाब दिया। यानी? हाकू चट्टान की तरह सख्त है। बेशक वो बड़ा खतरनाक मालूम होता है। इस शख्स को मैंने भी पहली बार देखा है। लेकिन टोबो, मुझे इनके तेवर अच्छे नजर नहीं आते। किसके? मैं वाइट की बात कर रहा हूँ। ओह, तुम्हारा क्या ख्याल है मास्टर? आदमी खतरनाक नजर आता है।
ذہنی طور پر ہوگا ماسٹر، جسمانی طور پر ہاکو کا مقابل نہیں ہے ماسٹر، ٹوبو نے جواب دیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ بہرحال نتیجہ جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا، لیکن میں اس خطرناک شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس نے ہاکو کو زیر کر لیا تو نہ جانے یہ کون سی حیثیت طلب کرے۔ اگر اس نے قبیلے کی سرداری قبول کر لی اور ان لوگوں کی شرائط مان لی تب وہ پورے قبیلے کے لیے محترم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کی مدد سے برا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے برعکس ہاکو کا جیتنا زیادہ مناسب تھا۔ تب اچانک ہاکو نے وائٹ پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اس کا نیزہ وائٹ کی بغل سے نکل گیا اور خود اس کا بدن وائٹ سے ٹکرایا۔ اس وقت مجھے اس شخص کی خوفناک جسمانی قوت کا اندازہ ہوا۔ اس کا بدن جس وقت ہاکو جیسے پہاڑ سے ٹکرایا تھا تو توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ سخت زخمی ہو جائے گا، لیکن وائٹ نے آرام سے ہاکو کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود ٹوبو کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ اس نے فوراً مجھے مخاطب کیا۔ ماسٹر؟ میں نے جواب دیا۔ دیکھا تم نے؟ ہاں ٹوبو، میں طویل سانس لے کر بولا۔ نہیں ماسٹر، کیا یہ ناقابل یقین بات نہیں ہے؟ وہ بے حد طاقتور بھی معلوم ہوتا ہے ٹوبو۔ آثار زیادہ اچھے نہیں نظر آتے ٹوبو، میں نے پرخیال انداز میں دونوں جنگجوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں پینترے بدل رہے تھے۔ وائٹ کا چہرہ پرسکون تھا، اس کی آنکھوں میں ذرا بھی تردد نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بدستور ہاکو پر نگاہ رکھے ہوئے لڑنے کی جگہ پر ایک دائرے میں گھوم رہا تھا، اور پھر اچانک وائٹ نے ہاکو پر وار کیا۔ ہاکو نے پینترا بدل کر اس کا وار روکا، لیکن وائٹ نے انتہائی پھرتی سے نیزہ دوسرے ہاتھ میں لے کر دوسری طرف سے وار کر دیا۔ ہاکو نے پوری توجہ اسی ہاتھ پر صرف کر دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نیزہ دوسرے ہاتھ میں کیسے پہنچ گیا، اور یہ کہ کیا دوسرے ہاتھ سے بھی بھرپور وار کیا جا سکتا ہے۔ نیزے کی انی اس کی پسلیوں پر چڑھے گوشت کی تہوں میں ایک گہرا زخم لگاتی چلی گئی۔ صرف 2 انچ کا فرق ہوتا تو نیزہ ہاکو کی پسلیوں کے اندر ہوتا۔ بہرحال ہاکو زخمی ہو گیا تھا۔ سرخ گہرا سرخ لہو اس کے بدن سے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہا تھا، لیکن ہاکو کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خونخوار ہو گیا تھا۔ اس نے نیزہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اور اس کی خوفناک چمکدار آنکھیں وائٹ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن وائٹ کا چہرہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت تھی۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ بڑے ہی ٹھنڈے دماغ کا ہے یہ شخص، اور بڑے زبردست اعصاب ہیں اس کے، میں نے دل میں سوچا۔ ٹوبو اضطراب سے ہاتھ مل رہا تھا۔ کیوں ٹوبو؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ماسٹر، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ پریشان تو نہیں ہوں ماسٹر، پھر کیا بات ہے؟ مقابلہ بے حد سنسنی خیز ہے۔ ہاکو زخمی ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ زخم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خون کی رفتار دیکھ رہے ہو؟ ہاں ماسٹر، لیکن اس کے بدن میں بہت خون ہے۔ گویا تم اب بھی ہاکو کے حق میں ہو۔ حق کی بات نہیں ہے ماسٹر۔ اوہ اوہ اوہ، وہ دیکھو، اچانک ٹوبو نے کہا، اور در حقیقت اس بار ہاکو نے وائٹ کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے نہ جانے کون سے داؤ سے اپنے نیزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے وائٹ کی گردن میں پھنسا دیا تھا، اور وائٹ ایک لمحے کے لیے اپنے نیزے سمیت بے بس ہو گیا تھا، اور یہ صورتحال واقعی خوفناک تھی۔ ہاکو کے درختوں کی ٹہنیوں جیسے بازوؤں کی قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ہاکو اب اسی نیزے سے دبا کر اس کی گردن گھونٹ دے گا۔ وائٹ سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا، گردن کی رگیں پھول رہی تھیں، وہ دانت بھینچے ہوئے قوت صرف کر رہا تھا۔ دوسری طرف ہاکو کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وائٹ معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ لڑائی کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اس وقت ہاکو کے شکنجے میں تھا اور ہاکو کو اپنی قوت سے زیر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین کوشش کی اور کامیاب رہا۔ ہاکو صرف نیزے کو اپنی طرف کھینچ کر وائٹ کی گردن دبا دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور وائٹ نے یہ بات سمجھ لی تھی۔ چنانچہ اچانک اس نے اپنے بدن کی قوت بائیں طرف منتقل کر دی۔ چونکہ باکو کے قدم مضبوطی سے نہیں جمے ہوئے تھے، اس لیے وہ اکھڑ گیا، اور چونکہ خود بھی ڈس بیلنس ہو گیا تھا، اس لیے بے ساختہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس نے نیزے پر گرفت چھوڑ دی۔ وائٹ کے لیے یہ موقع کافی تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے ہاکو کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی، اور ہاکو کروٹ کے بل جا گیا۔ وائٹ نے اس موقع سے فائدہ اگر نہ اٹھایا ہوتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوتا۔ وہ سانپ کی طرح پلٹا اور اس نے نیزہ پوری قوت سے ہاکو کی پسلیوں میں گھسیڑ دیا۔ نیزے پر اتنی قوت صرف کی گئی تھی کہ وہ ہاکو کے پیٹ سے گزر کر دوسری طرف نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ ایک خوفناک شور بلند ہو گیا۔ ہاکو کا بدن نیزے میں پرویا ہوا تڑپ رہا تھا، اور نیزہ زمین میں اتنا گڑا ہوا تھا کہ ہاکو کی اچھل کود سے بھی نہ اکھڑا۔ وہی ہوا ماسٹر جس کی تم نے پیش گوئی کی تھی، ٹوبو آہستہ سے بولا۔ لیکن ٹوبو، گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیسی گڑبڑ؟ ہاکو وائٹ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نہیں ماسٹر، اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ وہ جنگ کر رہے تھے، کھیل نہیں رہے تھے۔ لیکن ہاکو نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ اچھی بات تھی، لیکن اگر مقابل قتل ہو جائے تو کسی پر ذمہ داری نہیں ہوتی، ٹوبو نے کہا۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاکو کا بدن تڑپ تڑپ کر سرد ہو گیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے فاتح وائٹ کو گھیر لیا تھا۔
ये अच्छा नहीं हुआ मास्टर, टोबो ने कहा। क्या? इक्तदार एक कमजर्फ के हाथ में चला गया। तो क्या अब वाइट से कोई मुकाबला नहीं करेगा? मुश्किल है चीफ। नौजवानों ने उसकी फुर्ती देख ली है, टोबो पुरख्याल अंदाज में बोला। मैंने मैदान की तरफ देखा। चंद बूढ़े कबायली वाइट का पसीना खुश कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने वाइट की तरफ से नौजवानों को चैलेंज किया और चीखने वाले खामोश हो गए। बस्ती वालों, कबीले वालों, कोई जवान नहीं है जो इस सफ़ेद कैदी के मुकाबले पर आए। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले तो बस्ती के जवान इतने बुज़दिल नहीं हुए थे। क्या तुम अपना बाप बदल दोगे? क्या तुम अपने खेत इसे दे दोगे? बस्ती वालों, कोई जवान इसके मुकाबले पर नहीं आएगा। क्या इसकी फतह मंदी का ऐलान कर दिया जाए? लेकिन बस्ती के जवान खामोश थे। जिन्हें लड़ना था लड़ चुके थे, लड़ने वाले खामोश हो गए थे। अब कौन था जो वाइट के मुकाबले पर आता? वाइट के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। टोबो, मैंने टोबो को पुकारा। उस्ताद, ये तो ठीक नहीं हुआ। हाँ उस्ताद, ये ठीक नहीं हुआ। क्या तुम भी अपने कबीले की मदद नहीं करोगे? मैं? वो चौंक पड़ा। हाँ तुम कहते हो तो खुदकुशी कर लूं बॉस? नहीं टोबो, मैं तुम्हारा शागिर्द भी हूं। मैं नहीं समझा उस्ताद। मैं समझाता हूं, मैंने कहा और फिर मैं मजमा चीर कर आगे बढ़ गया। टोबो हक्का बक्का रह गया था। ग्राडे इधर आओ। मैंने ग्राडे को पुकारा और ग्राडे और टोबो मेरे पास पहुंच गए। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका तर्जमा करो। क्या कहना चाहते हो मास्टर? टोबो ने सहमे हुए लहजे में पूछा। टोबो, बराह करम मेरे दरमियान मत बोलो, मेरी दरख्वास्त है। बॉस। बस्ती वालों, मैं जोरदार लहजे में बोला और सारी निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। बस्ती वालों, ग्राडे ने अपनी जुबान में कहा, मैं तुम्हारी बस्ती से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरा तुम्हारी बस्ती से गहरा ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता कि सफ़ेद नस्ल का कोई इंसान तुम पर हुक्मरानी करे। तुम इन सफ़ेद लोगों के बारे में जानते हो। ये तुम्हारी बस्ती को तबाह कर देंगे। ये तुम्हारे खजाने खाली कर देंगे। सफ़ेद कैदी बेहद चालाक है। मैं जानता हूं कि वो क्यों तुम्हारा हुक्मरान बनना चाहता है। बहरहाल टोबो, तुम्हारी बस्ती का नौजवान जिसे तुमने नज़रअंदाज कर दिया था और जो इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हुआ कि तुमने उसे उसका सही मकाम नहीं दिया था। मैंने उससे बात की और उसे आमादा कर लिया कि वह सफ़ेद फार्म के हाथों उसे अपनी कौम को बचाने के लिए सफ़ेद फार्म से मुकाबला करेगा। ऐसी शक्ल में मैं जो टोबो का शागिर्द हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा उस्ताद किसी ऐसे मामूली लड़ाके से मुकाबला करे जिसे उसका शागिर्द ही शिकस्त दे सकता है। चुनाचे बस्ती वालों, मैं अपने उस्ताद के नाम पर सफ़ेद फार्म से जंग करना चाहता हूँ। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। टोबो घुराया। यही होगा टोबो, तुम मुदाखलत मत करो। मेरी आवाज़ हद दर्जे सर्द थी। नहीं, मैं खुद इससे मुकाबला करूंगा। नामुमकिन है, तुम वापस जाओ टोबो, ये मेरा हुक्म है। टोबो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा और फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस लोगों में पहुंच गया। ग्राडले मेरे लफाज का तर्जमा कर रहा था और बस्ती वाले मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। वाइट भी अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। तब एक बूढ़े ने ऐलान किया, टोबो का साथी मुकाबला कर सकता है। और फिर दूसरे लोग पीछे सिरकने लगे, यहाँ तक कि मैदान में वाइट और मैं रह गए। हम दोनों के हाथों में नेज़े दे दिए गए थे। वाइट के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो, वो आहिस्ता से बोला। हेलो, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। क्या नाम है दोस्त? सरफराज। एशियाई हो? हाँ। चालाक हो? मैं तुमसे मुतासिर हुआ हूँ। शुक्रिया, मैंने गर्दन खम करके कहा। तुमने बस्ती वालों की हमदर्दियाँ हासिल कर ली हैं। मैंने गलत नहीं कहा उसे। हीरो की तलाश में आए हो, यही समझ लो। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं देख चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। वेस्ट जर्मनी के क्लब में पुराने फ़नून सिपाहगरी की तरबियत दे चुका हूँ। बहुत खूब, तुम हार जाओगे। मैदान में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, फतह या शिकस्त, मैंने कहा। मैं कुछ और चाहता हूँ, वाइट बोला। कहो। मुकाबला मत करो, मेरे पास शानदार स्कीम है। मैं तुम्हें भी शरीक रखूंगा, मिलकर काम करेंगे। मैं तुम्हें हीरो का इतना ज़ख़ीरा दूंगा कि ज़िंदगी भर ऐश करोगे। खौफजदा हो? मैं मुस्कुराया। नहीं, वाइट की मुस्कुराहट सिकुड़ गई। तब फिर आ जाओ, इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है। हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, वाइट दांत पीस कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। आओ, वाइट गुराया और हम दोनों मुकाबले आ गए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था उन जंगलियों के लिए जिसमें उनकी बस्ती का कोई जवान शरीक नहीं था, लेकिन उनकी हमदर्दियां मेरे साथ थीं। रह गया टोबो, तो उसकी न जाने क्या हालत थी। मैंने उसे नोट नहीं किया। संभलो, वाइट ने कहा और उसके साथ ही नेज़े को छोड़कर उसका सिरा पकड़ लिया। नेज़े की अन्नी मेरी तरफ लपकी और मैंने सिर्फ 1 इंच जगह छोड़ दी और नेज़ा मेरे बराबर से निकल गया। वाइट ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और दूसरे ही लम्हे वो मेरे ऊपर पल पड़ा। अन्नी सीधी मेरे सीने की तरफ आती थी, लेकिन मैंने अपने नेज़े से ऊपर उठा दिया। वाइट मेरी जसारत से खौफज़दा नहीं था, इसलिए मेरे करीब होकर लड़ रहा था। बड़े बड़े खौफनाक हमले किए थे उसने, लेकिन मैं उसे तुरहा देता रहा और उसका एक भी वार कारगर साबित नहीं हो सका। और फिर वो एकदम दूर हो गया। शायद करीब के वार कारगर न होते देखकर उसने कोई नई चाल सोची थी और उसका सबसे पहला वार मुझे याद था। मैं उसके लिए तैयार हो गया। अगरचे वो वार कारगर भी हो जाता तो भरपूर नहीं हो सकता था।
وائٹ مجھے صرف زخمی کر سکتا تھا، لیکن کاش وہ وہی وار کرے، میں نے دل میں سوچا، اور میرا خیال غلط نہیں نکلا۔ وائٹ نے نیزہ ایک دم میری طرف پھینکا اور اس کا سرا پکڑ لیا۔ یہ چشمے زدن میں ہوا تھا، اور وہ بھی چشمے زدن میں ہی ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میں نے نہ صرف اپنی جگہ بدلی بلکہ اپنا خالی ہاتھ وائٹ کے نیزے کی انی سے کچھ نیچے ڈال دیا، اور پھر میرا بھرپور جھٹکا ہی میری مدد کر سکتا تھا۔ اگر میری گرفت ذرا بھی کمزور ہوتی اور مجھ سے پہلے وائٹ جھٹکا مار دیتا تو میرا ہاتھ بآسانی کٹ سکتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے نیزہ میرے ہاتھ میں تھا۔ وحشیوں میں ایک غلغلہ اٹھا۔ دشمن سے اس کا ہتھیار چھین لینا معمولی بات نہیں ہوتی۔ وائٹ حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ میں نے دونوں نیزے سنبھالے اور وائٹ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ کلہاڑیوں کے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر وائٹ؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونک پڑا۔ مغربی جرمنی کے کلب میں تم فنون سپہ گری میں کلہاڑیوں کی تربیت بھی دیتے رہے ہوگے، میں نے کہا۔ وائٹ نے عجیب سے انداز میں کہا، ہمیں کلہاڑیاں دو، میں نے چیخ کر کہا، اور ایک سیاہ فام 2 عمدہ سی کلہاڑیاں لے آیا۔ میں نے نیزہ اس سیاہ فام کے حوالے کر دی اور ایک کلہاڑی وائٹ کی طرف اچھال دی۔ وائٹ نے کلہاڑی لپک لی تھی اور پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، سنو۔ کیا؟ میں نے کلہاڑی ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم کلہاڑی چلانے میں اسی طرح ماہر ہو جس طرح نیزے بازی میں؟ میں نے کہا، میں تمہیں فتح کا پورا موقع دوں گا وائٹ۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہو کہو۔ میں زیادہ ماہر نہیں ہوں، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ دراصل میں نے سوچا تھا کہ ان سیاہ فاموں کو میں صرف چالاکی سے شکست دے سکتا ہوں، اپنے تھوڑے بہت فن سے بھی کام لے رہا تھا، لیکن تم بہادر بھی ہو، چالاک اور پھرتیلے بھی، ممکن ہے میں تمہارے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ پھر کیا مقصد ہے مسٹر وائٹ؟ جلدی کہو، میں تم سے شکست مان لیتا ہوں۔ ارے، میں نے حیرت سے کہا، ہاں، جو کام میں نہ کر سکوں اس میں پیچھے ہٹ جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ خوب، پھر کیا ارادے ہیں؟ 2-4 داؤ کے بعد میں کلاڑی پھینک کر تم سے شکست تسلیم کر لوں گا، لیکن اس کے بعد ایک شرط ہوگی۔ بولو۔ تم مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو گے؟ اس کے بعد جو کچھ تم حاصل کرو گے اس میں میرا اور میری پارٹی کا حصہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن میں تمہاری شرط کیوں مانوں؟ کہنے لگا، میں تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گا۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھے کارآمد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، چلو شروع ہو جاؤ۔ میں نے کلہاڑی آگے بڑھائی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو سنو، خدا کے لیے سنو تو صحیح۔ کیا بزدلی ہے وائٹ؟ مقابلہ کرو، میں نے اسے للکارا۔ اچھا سنو، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بعد میں میرے معاملے میں ہمدردی سے غور کرنا۔ چلو حملہ کرو، وائٹ بولا، اور مجھے اس بزدل انسان پر ہنسی آنے لگی۔ عجیب تھا، بہرحال میں نے یوں ہی اس کی طرف کلہاڑی بڑھائی اور وہ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر میں نے بے دلی سے کئی وار کیے، لیکن وہ اناڑیوں کے سے انداز میں پینترے بدلتا رہا، اور پھر میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ بھی وار کرے۔ میں نے اسے چھوٹ دے دی تھی، لیکن وائٹ کے پہلے ہی وار پر میں چوکنا ہو گیا۔ بس قسمت ہی تھی جو گردن پیچھے ہٹ گئی، ورنہ نہ جانے کہاں پڑی ہوتی، اور میرے ذہن میں چنگاریاں دوڑ گئیں۔ ذلیل وائٹ نے چالاکی سے کام لے کر مجھے قتل کرنا چاہا تھا، اور یہ صرف اتفاق تھا کہ اس کا پہلا وار کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ یہ اس کا کامیاب ترین وار تھا۔ اس ناکامی کے خوف سے وہ پاگل ہو گیا، اور پھر اس نے اندھا دھند حملے شروع کر دیے۔ در حقیقت اس فن میں بھی وہ کم نہ تھا۔ میں کئی بار بچا اور بمشکل سنبھل سکا، لیکن چند منٹ کے بعد میں سنبھل گیا، اور پھر میں خونی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے ایک خوفناک وار کیا جسے وائٹ نے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کا دستہ پکڑ کر اس پر روکا، اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے دوسرا وار کیا اور وائٹ نے پیچھے چھلانگ لگا دی اور کلہاڑی پھینک دی۔ میں شکست تسلیم کرتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وحشیوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں ہونٹ بہچے وائٹ کو گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں تمہیں قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ میدان سے بھاگ نکلا، اور پھر میں نے اس بزدل کا تعاقب مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ جنگلیوں نے اسے تھوڑے فاصلے پر دبوچ لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد میں عجیب مصیبتوں میں پھنس گیا۔ وحشیوں نے طرح طرح کی رسوم شروع کر دی جن کا نشانہ میں تھا۔ میرے باہر کی دنیا کا فرد ہونے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ ان لوگوں پر میری نیت واضح ہو گئی تھی، اور ٹوبو نے انہیں جو کچھ بتایا اس کی وجہ سے وہ میرے اور گرویدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال انوکھی رسوم سے نجات ملنے کا کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر ٹوبو سے کہا، ٹوبو میرے عظیم بھائی۔ ٹوبو نے قربان ہو جانے والے انداز میں کہا، عجیب بھائی ہو یار، کن مصیبتوں میں پھنسا رکھا ہے۔ ان غیر مہذب انسانوں کے پاس خلوص کے اظہار کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ماسٹر، ان کی خوشی پوری ہونے دو۔ اس احساس نے انہیں اور خوش کر دیا ہے کہ تم ان کے ہمدرد ہو۔ لیکن حضور، میں تو آپ کا ایک ادنا شاگرد ہوں، اور میں نے یہ مقابلہ اپنے استاد کے لیے کیا ہے، میں نہیں پھنسوں گا۔ کہنے لگا، میں اعتراف کرتا ہوں ماسٹر، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو مارا جاتا۔ کچھ بھی ہو، اس موضوع پر ہم پھر بات کر لیں گے، مگر اب کیا ہوگا؟ صرف چند رسومات باقی ہیں، اس کے بعد تم سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ کیسے سوالات؟ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن اب یہ سوالات مجھ سے کرنے کی ضرورت کیوں رہ گئی ہے؟ کیوں باس؟ میں نے تو تمہارے لیے جنگ کی تھی، میں نے کہا۔ اس کا فیصلہ وہی لوگ کریں گے۔ میں نے کہا، میرے لیے تو یہاں رہنا کسی طور ممکن نہیں ہوگا۔ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو چیف؟ وہ بولا۔ کیوں ٹوبو؟
तुम मुझे सरदार बनाना चाहते हो? ओह, लेकिन ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी। कभी थी चीफ, अब तो नहीं है। अब क्यों नहीं? तुम्हारी गुलामी में जो लुत्फ है वो कबीले की सरदारी में नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है टोबो। नहीं मास्टर, ये मेरा ईमान है, टोबो ने सख्त लहजे में कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। टोबो के अंदाज से पता चलता था कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर मजबूती से कायम रहेगा। फिर अब क्या होगा टोबो? होगा वही जो मास्टर चाहेंगे, सिवाय इसके कि टोबो मास्टर से जुदा हो जाए। फिर कोई हल निकालो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मास्टर। कोई ऐसा शख्स तुम्हारी निगाह में है जो सरदारी के काबिल हो? ओह, मैं क्या कह सकता हूँ मास्टर, अरसा तक कबीले से दूर रहा हूँ। हाँ, मेरा एक भाई है, रिश्ते का एक भाई। उसने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया लेकिन बहुत जीरक है। कौन है वो? मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। खैर, तुम उसे मेरे पास जरूर ले आना। मुझे तो इन रस्मों ने परेशान करके रख दिया है। अभी तो कई रस्में बाकी हैं। खुदा महफूज रखे, मैंने कहा और टोबो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो टोबो? यहाँ अपनी ऐसी की तैसी होकर रह गई है। टोबो कहने लगा, तुम औरत की दुनिया के इंसान नहीं हो मास्टर, वरना कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खुशगवार होता। क्या मतलब? आखिरी रस्मात सिर्फ औरतों की है मास्टर। वो क्या रस्मात होंगी? 6 कवारियों के होंठों की हिलावत तुम्हें हयात दवाम बख्शेगी, और अगर तुम किसी सातवीं का बोसा ले लोगे तो वो तुम्हारी बीवी होगी। इन्ना लिल्लाह, मैं घबरा कर बोला। ये बातें सिर्फ कबीले वालों को मालूम है। अगर तुम 7वीं लड़के का बोसा लो तो सोच समझ कर लेना, बहुत सी लड़कियां तुम्हें उसकी पेशकश करेंगी। क्या बकवास है, मैं झिल्ला कर बोला। रसूम है मास्टर, टोबो बदस्तूर हंस रहा था। मैं कोई रस्म पूरी नहीं करूंगा। वो तो करना ही होगी मास्टर, औरतें कहाँ छोड़ने वाली हैं। इसके बाद की रस्म के बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। और भी कुछ होगा? हाँ, इससे पहले मैं कभी उन रस्मों पर नहीं हंसा, लेकिन तुम्हारी दुनिया में रहने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी दुनिया में ये बातें कैसी अनोखी समझी जाती हैं। वो क्या रस्म होगी टोबो? मैंने पूछा। इसके बाद मेरे सुरमा को, मेरे दलेर को, मेरे भाई को, मेरे चीफ को 2 माएँ अपने दूध से गुस्ल कराएंगी जिनके बच्चे शीर ख्वार हैं, टोबो ने जवाब दिया। अरे बाप रे, कैसे नहलाएंगी? खुद देख लेना बॉस, बड़े दिलचस्प मनाजिर होंगे। टोबो, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं परेशान हो जाऊंगा। ये परेशानी ऐसी है चीफ के खुद मुझे लुत्फ आएगा। अब तो बर्दाश्त ही करो, बको मत। जो हुक्म बॉस, टोबो ने शाने हिलाए। अच्छा, फजूल बातें मत करो। वाइट की क्या पोजीशन है? तुम्हारे गुलाम ने जरूरी चार्ज संभाल लिए हैं, टोबो ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। क्या मतलब? वाइट को मैंने अपनी तहवील में ले लिया है, चालाक आदमी है, मुमकिन है इन हंगामों से फायदा उठाकर निकल भागने की कोशिश करता। वेरी गुड। स्टोकर की बेटी ग्लोरिया मौजूद है बॉस, मगर क्या? कुछ नहीं, मैं इन बातों में तजर्बेकार नहीं हूं। क्या कहना चाहते हो? कोई खास बात नहीं बॉस, बस जब मैंने वाइट को एक जगह कैद किया तो ग्लोरिया ने मुझसे दरख्वास्त की कि उसे वाइट के साथ कैद कर दिया जाए। और स्नोडो मौजूद है? वो भी मौजूद है। स्टोकर ने अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश तो जाहिर नहीं की। कहा था मुझसे, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा भी इंतजार करे, हालात किसी रुख हो जाएं, उसके बाद मुनासिब रहेगा। वो ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मैंने गहरी सांस ली। टोबो थोड़ी देर के बाद चला गया और मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। टोबो की बताई हुई रस्में भी अजीब थीं, लेकिन मुमकिन है टोबो ने मजाक किया हो, या फिर मुमकिन है सच ही हो। न जाने कब तक मैं फिक्रों में डूबा रहा और इन्हीं फिक्रों में नींद आ गई। दूसरी सुबह किसी के झंझोड़ने पर ही आंख खुली। जागा तो बुरी तरह उछल पड़ा। रात भर ख्यालात ख्वाब की शक्ल में जहन पर मुसल्लत थे, अब हकीकी शक्ल में सामने आ गए। बेशुमार लड़कियां थीं, खामोश सी, शर्माई सी। उनके खदो खाल मकामी थे, लेकिन औरत किसी भी देश की हो, किसी भी खित्ते की हो, औरत की हैसियत में यकसा होती है। उनके शर्माए हुए भद्दे नकूश दिलकश लग रहे थे। उनकी आंखों में जवानी का खुमार अटकेलियां कर रहा था और उनके चेहरों पर एक अजीब सी तलब रक्षा थी। मैं घबरा कर उठ गया और अब जब मैं जाग गया तो बंद आवाजें खुल गईं। सुरीले कह के गूंज उठे। न जाने क्या गुफ्तगू होने लगी। मेरी घबराहट पर भी तबसरे हो रहे थे। तब एक शौक सी लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ कहा। खुदा गारत करे आपको, मैं दांत पीस कर बोला, और वो कुछ भी ना समझी। लेकिन फिर उसने मेरी कमीज के कॉलर पकड़े और एक झटके से मुझे खड़ा कर दिया। बहुत सी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। मैंने कहा, देखो देखो, मुझे परेशान मत करो, वरना और फिर खुद ही अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हो गया। ये भी खूब थी, ना मैं उन्हें समझ सकता था ना वो मुझे। फिर कुछ कहने सुनने की जरूरत ही क्या थी। खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। बस देख लिया था कि टोबो वगैरह तो मौजूद नहीं है, लेकिन दूर दूर तक किसी मर्द का निशान नहीं था। शायद ये बात भी उनकी रस्म में शामिल थी कि उस वक्त कोई मर्द दूर तक मौजूद ना हो। लड़कियां मुझे बाहर धकेल लाई। यहाँ और भी नौखेज कुंवारियां मौजूद थीं। मैंने दूर दूर तक देखा और फिर सुकून की सांस ली। मर्दों में कोई मौजूद नहीं था। मैंने ढाल सा सीधा खड़ा हो गया। लड़कियां दबी दबी आवाज़ों में एक दूसरे से कुछ कह रही थीं। वो मेरी तरफ इशारे कर रही थीं।
हर चंद ये इशारे मेरे लिए मानूस नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें किसी हद तक समझ रहा था। वो तकरीबन अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही थी और फिर मेरी शामत करीब आ गई। उन लोगों ने आपस ही में तय करके वो 6 लड़कियां मुंतखब कर लीं जिनको रस्म अदा करनी थी, और फिर शुरू हो गया शैतानी चक्कर। लेकिन उनके प्यार में बड़ा खलूस, बड़ी अपनायत, बड़ी चाह थी। उनके खदो खाल कैसे भी हों, लेकिन उनकी आंखें बेहद हसीन थी, और यही हसीन आंखें उनके मुकम्मल जज्बात का इजहार कर रही थीं। नरमो गुदाज होंठ मेरे होंठों से मस होकर जुदा न होने के लिए तड़पने लगे, और जब तक दूसरी प्यासी अपनी बारी से बेकरार होकर उसे शानों से न खींचती, अलग हटने को दिल नहीं चाहता था। न जाने क्यों मेरे बदन में अजीब सी सनसनी होने लगी। मैं निढाल सा हो गया था। छठी लड़की भी मेरे होंठों से शराब हो चुकी तो लड़कियों में एक हलचल सी मच गई। हर लड़की मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को बड़े हसरत भरे अंदाज में मेरे सामने पेश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन टोबो की बात मुझे याद थी, चुनाचे मैंने वहां से फरार में अफियत समझी। कई लड़कियों ने मेरे पीछे दौड़ लगाई, लेकिन उस वक्त तो जान पर बनी हुई थी। मैं उनसे काफी दूर निकल आया और लड़कियां मायूस होकर लौट गईं। तब मुझे टोबो मिला। वो बेगैरत हंस रहा था। तो तुम मुझे देख रहे थे, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। कहने लगा, देवताओं की कसम नहीं बॉस, लेकिन तुम्हारे हुलिये से मुझे तुम्हारे ऊपर गुजरने वाली वारदात का अंदाजा हो रहा है। टोबो ने बदस्तूर हंसते हुए कहा। और ये तुम हो, सिर्फ तुम? मैं उसे घोंसा दिखाते हुए बोला। नहीं बॉस, तुम यहाँ भी मुझे बेकसूर ही समझो। क्यों? मैंने भिन्नाए हुए अंदाज में कहा। फर्ज करो बॉस, ये कोई और कबीला होता, मैं जानबूझकर तुम्हें इस तरफ नहीं लाया। मैंने कहा, मगर तुम इतने खुश क्यों हो? कहने लगा, इसलिए कि ये मेरा कबीला है। अच्छा टोबो, फजूल बातों से परहेज करो। सिर्फ एक बात बता दूं बॉस, टोबो ने कहा, और मैं रुक कर उसे घूरने लगा। 7वीं लड़की का बोसा तो नहीं लिया था? लानत है, मैं गुर्राया। गोया नहीं लिया। टोबो ने फिर कहका लगाते हुए कहा। मैं कहता हूं मुंह बंद करो, खुला रहने दो बॉस, खुलकर हंसने को दिल चाहता है। अब दूसरी मुसीबत कब आएगी? मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। बहुत जल्द बॉस, दोपहर के वीरानों में। बुरा फंसा हूं टोबो, वाकई बहुत बुरा फंसा हूं। सिर्फ आज की बात है चीफ, और फिर तुम तफरी क्यों नहीं कर लेते? इन छोटी छोटी बातों को खुद पर मुसल्लत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, लेकिन टोबो आखिर इन खुराफात का कोई मकसद तो हो। सब बेतुकी बातें हैं, तहजीब की ज़िंदगी से दूर। इन जंगली बाशिंदों की ज़िंदगी में बहुत मुख्तसर सी दिलचस्पियाँ होती हैं चीफ। यही छोटी मोटी दिलचस्पियाँ, ये इनका जवाब भी रखते हैं और इन पर भरोसा भी। मसलन कंवारी लड़कियाँ शाहों पर लगी हुई मुकद्दस कलियाँ होती हैं, अनछुई कलियाँ, और देवता पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वो पाकीज़गी से ज़्यादा करीब होते हैं। चुनाचे ख्याल है कि इन लड़कियों का कुर्ब देवताओं का कुर्ब होता है, और उनकी पाकीज़गी की पहली महक हासिल करने वालों पर देवताओं का साया रहता है। ये तुम्हारे हक में है बॉस, खूब 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 हक में है। मैंने गहरी सांस ली। और वो गुस्ले शीर? मैंने पूछा। सारी कायनात में सबसे मुकद्दस हस्ती माँ की होती है, चुनाचे हमारे लिए दूसरी पाकीज़ा शय माँ है। माँ के दूध की धारें वो कीमती तोहफा होती हैं जिनका कोई बदल नहीं। यूँ अपने सरदार को माएँ अपने दूध में नहलाकर अपनी मोहब्बत का सबूत देती हैं, और उनकी दुआओं के सहारे सरदार हर आफत से महफूज रहता है। मैंने कहा, मगर भाई मैं सरदार नहीं हूँ। कहने लगा, इन लोगों की निगाहों में हो मास्टर। खैर, इससे भी भुगत लेंगे, अब तो फंस जाने वाली बात है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, और टोबो मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगा। और सुनसान दोपहर में मेरी मुसीबत का बुलावा आ गया। वो बूढ़ी औरतें थीं जिन्होंने लकड़ी की ट्रे उठाई हुई थी और उसमें कोई चीज़ रखी हुई थी। पीले रंग की मिट्टी से उन्होंने 2 लकीरें मेरी पेशानी पर बनाई और फिर कुछ कहा। जाओ चीफ, तुम्हारा बुलावा है। खुदा तुम्हें समझे टोबो, अच्छी मुसीबत में फंसाया है। जाओ चीफ, लोग इस मुसीबत की हसरत करते हैं, टोबो ने कहा, और मैं दांत पीसता हुआ बूढ़ी औरतों के साथ बाहर निकल आया। मुझे एक बड़े से झोंपड़े में ले जाया गया, और झोंपड़े में दाखिल होते ही बूढ़ी औरत ने मेरे लिबास पर हाथ डाला। मैं उछल पड़ा। क्या गड़बड़ है? मैं चीख कर बोला, और वह दोनों औरतें सहम गईं। वो हक्का बक्का होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। भाग जाओ यहाँ से, मैंने उसी अंदाज में कहा, और दोनों औरतें बाहर निकल गईं। मैं खामोशी से सूरत हाल का जायजा लेता रहा। चंद ही साहत गुजरी होंगी कि 2 जवान औरतें अंदर दाखिल हुईं। मेरे सामने आकर वो झुकीं और फिर मुअद्दब अंदाज में कुछ कहा। मैंने बेबसी से गर्दन हिला दी और मेरा इशारा समझ गई। चुनाचे उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और फिर वो आगे बढ़ी और उन्होंने भी बूढ़ी औरतों के से अंदाज में मेरे लिबास पर हाथ डाल दिया। अरे तुम मेरे कपड़ों के पीछे क्यों बढ़ गई? मैंने कहा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद वही करना था जो इन अहमकों के रसूम थी। चुनाचे मैंने उनके काम में मुदाखलत नहीं की, और ऊपरी और फिर ज़ेनी लिबास उतारने के बाद उन्होंने मेरे अंडरवेयर की तरफ हाथ बढ़ाए और मैं उछलकर खड़ा हो गया। हरगिज़ नहीं, इसे रहने दो। और फिर मैंने उन्हें अपना मतलब इशारों में समझाया। उन्होंने उलझे हुए अंदाज में एक दूसरे की शक्ल देखी और मेरी मान ली। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने खुद को ऊपरी लिबास से आज़ाद किया तो मैं सचमुच परेशान हो गया।
لیکن بہرحال خاموش رہا اور ان کے جوان بدن اریاں ہو گئے. ان کے سینے دودھ سے لبریز تھے اور میرے قریب پہنچ گئیں اور پھر شیر مادر کی دھاریں میرے سینے پر پڑیں. میری آنکھیں بند ہو گئیں. عورتیں جوان تھی اور جوانی دلکش ہوتی ہے، لیکن جس جذبے کے تحت یہ سفید محبت مجھ تک پہنچ رہی تھی وہ قابل احترام تھا. چنانچہ میں ان کے اریاں بدن دیکھ نہیں سکتا تھا. دونوں عورتوں نے اپنے سینے خالی کر دیے اور پھر باہر نکل گئیں. تب دو عورتیں اور آ گئیں. بڑا عجیب لگ رہا تھا، بڑی گھن آ رہی تھی، لیکن انحراف اور گریز بے مقصد تھا. چنانچہ خاموش بیٹھا رہا. پورا بدن خراب ہو گیا. سر اور چہرہ بھی محفوظ نہیں رہا تھا. نہ جانے کتنی آئیں اور کتنی گئیں. نہ میں نے گنتی کی اور نہ ان میں سے کسی کو دیکھا. پھر ٹوبو کی آواز سنائی دی، اب اٹھ بھی جاؤ استاد. اور میں اچھل پڑا. میں نے خونی نگاہوں سے ٹوبو کو دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں. آؤ میں تمہیں غسل کے تالاب پر لے چلوں. تالاب کتنا گہرا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا. کافی گہرا ہے. کیوں؟ ٹوبو نے بے ساختہ کہا. میں ڈوب مرنا چاہتا ہوں. او ہو. ٹوبو بے تکے انداز میں ہنسنے لگا. بس یہ آخری رسم تھی استاد، اس کے بعد کوئی اور رسم نہیں ہے. چلو، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. تالاب کا غسل کافی خوشگوار تھا. طبیعت کافی ہلکی ہو گئی. طبیعت ہلکی ہوئی تو غصہ بھی اتر گیا اور میں خاموشی سے ٹوبو کے ساتھ واپس آ گیا. ٹوبو نے سٹوکر کو بھی وہیں بلوا لیا تھا. غمگین بوڑھا خاموش تھا. میں نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا. ہیلو. وہ مردہ سی آواز میں بولا. کیا بات ہے مسٹر سٹوکر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے مسٹر سرفراز. آپ نے میری فتح پر مجھے مبارکباد بھی نہیں دی. میرے لیے یہ فتح غیر متوقع نہیں تھی. اوہ کیوں؟ تمہاری کشادہ پیشانی پر تمہاری شخصیت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. خوب. بہرحال اب آپ کی اداسی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر سٹوکر، خاص طور سے ایسی شکل میں جب آپ کا دشمن آپ کے قبضے میں ہے. میرے قبضے میں؟ ہاں. کیا آپ خود کو مجھ سے جدا سمجھتے ہیں؟ محبت ہے تمہاری. اس نے طویل سانس لے کر جواب دیا. گلوریا بھی موجود ہے. گلوریا؟ بوڑھے نے حسرت سے کہا. ہاں. ٹوبو تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے. ہاں، میں نے اسے دیکھ بھی لیا ہے. تم اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا. ارے کیوں؟ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے. بوڑھا غمگین لہجے میں بولا. کس نے؟ گلوریا نے. ہاں. پھر؟ لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی. کیوں؟ آخر کیوں؟ شاید اس نے مجھے اپنی ولدیت سے خارج کر دیا ہے. میں ایک لالچی انسان ہوں نا. میں نے ہیروں کے لالچ میں اس کی زندگی تباہ کر دی ہے نا. بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اوہ دل چھوٹا نہ کرو سٹوکر. یقین کرو میں نے تمہاری وجہ سے وائٹ سے جنگ کی تھی، ورنہ مجھے یہاں کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. گلوریا اگر تم سے ناراض ہے تو یہ وقتی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی. مگر میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور سٹوکر کی کسی حد تک ڈھارس بن گئی. پھر شام ہو گئی اور بستی کے بزرگوں نے آخری رسم ادا کی. مجھے بڑے احترام سے بلایا گیا اور ایک مترجم ہمارے درمیان کھڑا ہو گیا. باہر کی دنیا سے آنے والے فاتح، بے شک تو نے قبیلے کی سرداری جیت لی ہے اور تو ہم پر حکمرانی کرنے کا مجاز ہے، لیکن جنگ سے قبل تو نے کچھ باتیں کہی تھیں، ہم ان کی تشریح چاہتے ہیں. میں نے جواب دیا. کہو معزز بزرگ. وہ بولے. کیا تو ہم پر حکمرانی کرنے کا خواہش مند نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. کیوں؟ میں باہر کی دنیا سے آیا ہوں، اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا. پھر تمہارے سکون کو متزلزل کیوں کیا جائے؟ کہنے لگے. یہ تیری نیک فطرت ہے کہ تو نے یہ بات صاف کہہ دی. کیا تو اس قبیلے کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تمہاری امانت ہے. پھر ہمارے عارضی سردار کی حیثیت سے تیرا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں تم میں سے کسی کو اپنی جگہ سردار مقرر کر دوں اور اس کی نشاندہی تم کرو گے. تو نے ٹوبو کا نام لیا تھا، لیکن ٹوبو میرے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے. میں نے کہا تب تو جو چاہے. میں ٹوبو کے بھائی کو سردار بنانا چاہتا ہوں. اوہ ہاں، شاٹو ایک اچھا انسان ہے، تیرے حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن وہ ہم میں سے ایک ہے. تو نے جو یہ اعزاز حاصل کیا ہے اس کے عوض تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا کچھ نہیں دوستو، کچھ بھی نہیں. بوڑھے نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میں کہہ چکا ہوں. تو کیا تیرے حکم سے شاٹو کو سردار بنا دیا جائے؟ ہاں. اور تو ہیرے بھی نہیں لے گا؟ ٹوبو کا قبیلہ میرا قبیلہ ہے اور میں اپنوں سے کچھ نہیں لوں گا. میں نے جواب دیا. سارے جنگلی حیران رہ گئے. یہ جذبہ، یہ اثار ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. بہرحال میرے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا گیا اور میں اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا. اور پھر اسی رات شاٹو کو قبیلے کا سردار بنایا گیا. سرداری کا تاج پہن کر شاٹو نے سب سے پہلے میرے ہاتھ چومے اور بولا زندگی کے آخری سانس تک میں تیرا وفادار رہوں گا میرے دوست. ٹھیک ہے شاٹو، تجھے اپنی قوم کا وفادار رہنا چاہیے. میں نے اسے جواب دیا. دوسری صبح پہلی بار میں نے وائٹ اور اس کے ساتھ دوسرے قیدیوں کو طلب کر لیا. پورا قبیلہ میری عزت کرنے لگا تھا. وہ لوگ نہ جانے مجھے کیا سمجھنے لگے تھے. وائٹ میرے سامنے آ گیا. سنوٹو بھی تھا، گلوریا بھی تھی. وائٹ کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا تھا. ہیلو مسٹر وائٹ، کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. وائٹ نے جواب دیا. ہیلو گلوریا. میں نے خوبصورت لڑکی کو براہ راست مخاطب کیا. گلوریا نے پوچھا تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا اوہو، میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ چکی ہو. باپ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ گلوریا نے حقارت سے پوچھا.
میں نے کہا میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اور ٹوبو کو اشارہ کیا۔ ٹوبو باہر سے سٹوکر کو لے آیا۔ سٹوکر کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ گلوریا نے نفرت آمیز نگاہ سٹوکر پر ڈالی۔ کیا یہ تمہارا باپ نہیں ہے گلوریا؟ باپ؟ مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو، یہ نفرت انگیز بوڑھا میرا باپ کیوں ہونے لگا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا کیا یہ سٹوکر نہیں ہے؟ یہ تمہارا باپ نہیں ہے؟ وہ بولی ہرگز نہیں۔ پھر تمہارا باپ کون ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں، گلوریا نے جواب دیا۔ بن باپ کی ہو، نظر نہیں آتی کیا؟ گلوریا نے کہا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سٹوکر نے منہ پھیر لیا۔ گلوریا، تم اپنے باپ سے ناراض ہو، لیکن تم یہ بات کیوں بھول رہی ہو کہ وہ بھی انسان ہے؟ گلوریا نے کہا، تم یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ میں بھی انسان ہوں؟ غلطی سب سے ہوتی ہے گلوریا، میں نہیں جانتی کس سے کون سی غلطی ہوتی ہے۔ تمہاری سرداری سلامت رہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم دونوں شیطان وائٹ کا شکار ہو۔ گلوریا چیخ پڑی، میں کچھ نہیں جانتی۔ جاننا پڑے گا تمہیں گلوریا، تمہیں اس بوڑھے پر رحم کھانا چاہیے جو جنگلوں میں تمہارے غم میں پھرتا ہے۔ بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اسے بیٹی کی نہیں، ہیروں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ وہ ہیروں کے لیے روتا ہوگا، صرف ہیروں کے لیے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ بوڑھا سٹوکر خاموش تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تم بولتے کیوں نہیں سٹوکر؟ خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، سٹوکر نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے کہا ان سب کو واپس لے جاؤ ٹوبو۔ سنو، اچانک وائٹ نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تم کسی وقت تنہائی میں مجھے ملاقات کا موقع دو گے؟ میں نے کہا میں تمہیں بہت جلد موقع دوں گا وائٹ، تمہارا تو کافی قرض میرے اوپر باقی ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شکریہ، وائٹ بولا اور ٹوبو نے اسے باہر دھکا دیا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں ایک طویل سانس لے کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو میرے پاس آ گیا۔ ٹوبو، سٹوکر کہاں ہے؟ اپنے جھونپڑے میں چلا گیا ہے، وہ بد دل ہو گیا ہے، اس کی نگہبانی کرو کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اوکے باس، کسی سے کہہ آؤ، پھر باتیں کریں گے، میں نے کہا اور ٹوبو باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے جیکوس کو اس کے پاس بھیج دیا ہے اور اسے ہدایات دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اور ٹوبو بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے ٹوبو، اب کب تک یہاں رہو گے؟ کہنے لگا تم میری بستی والوں کی پیشکش مسترد کر چکے ہو چیف۔ کون سی پیشکش؟ وہ تمہیں ہیرے بھی دینا چاہتے تھے۔ ہاں پھر؟ لیکن یہ تمہاری بستی ہے، میں یہاں سے کچھ نہیں لوں گا۔ تم نے میرا سر اتنا بلند کر دیا ہے چیف، میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا صرف یہ بتاؤ اب کیا پروگرام ہے؟ جو تمہارا۔ چلو گے نہیں یہاں سے؟ کیوں نہیں باس؟ کب؟ جب حکم دو۔ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تمہاری مراد وائٹ سے ہے؟ ہاں، ان کا معاملہ تو بہت الجھا ہوا ہے باس، سٹوکر کی لڑکی تو اس سے نفرت کرتی ہے، پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی ٹوبو، بہرحال ہم ساری زندگی تو ان لوگوں کے جھمیلوں میں نہیں پھنسے رہیں گے، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے، میں اب ان سے نجات چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے باس، جو حکم کرو۔ یہ وائٹ بہت بڑا فتنہ ہے، میرے منہ کی بات چھین لی ہے باس، یہ حقیقت ہے، بس اس کے لیے بندوبست کرو، سٹوکر کی بیٹی اور سٹوکر خود نمٹ لیں گے۔ ویری گڈ باس، تو پھر وائٹ کو صاف کر دیا جائے؟ ایسے نہیں، میں اس سے بات کروں گا، میں نے کہا اور پھر اسی شام میں سٹوکر سے ملا۔ غمزدہ بوڑھا خاموش بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر زبردستی مسکرانے لگا۔ مسٹر سٹوکر، میں نے کہا۔ میرے دوست، اس نے بڑی چاہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بس تم سے اجازت کا طلبگار ہوں، واپس جانا چاہتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ دراصل اب میں کہاں جاؤں گا؟ پوری دنیا اب میرے لیے خالی ہے۔ میری زندگی کا محور گلوریا تھی، لیکن ٹھیک ہے وہ اب باپ کو بھول گئی ہے، کوئی بات نہیں، انسان کو غلطیوں کا خمیازہ مختلف شکلوں میں بھگتنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بوڑھے کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ اس کی اس کیفیت پر میرا دل بہت کٹا، میں چند منٹ سوچتا رہا، پھر میں نے کہا بہرحال مسٹر سٹوکر، آپ ابھی آرام کریں، بے شک جب میں یہ قبیلہ چھوڑوں آپ بھی چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جو حکم، بوڑھے نے کہا، لیکن تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف ہو۔ میں نہیں سمجھا۔ تم خود کو کوئی اذیت نہیں دو گے، کوئی ایسا کام نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے دن میں وقار وائٹ کے قید خانے میں پہنچ گیا، اس کے دوسرے ساتھی اور گلوریا بھی وہیں موجود تھے۔ وائٹ مجھے دیکھ کر مسکرایا، ٹوبو بھی میرے ساتھ تھا۔ ہیلو جیالے، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ وائٹ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لاؤ، میں نے ٹوبو سے کہا اور ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وائٹ نے شانے ہلائے اور میرے پیچھے چلا آیا، ٹوبو بھی اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، وائٹ جھٹکے دار آواز میں بولا۔ میں تم سے تمہارا آئندہ پروگرام پوچھنا چاہتا ہوں وائٹ، میں نے کہا۔ اس نے کہا فی الحال تو میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیا تم جیسے مکار انسان کی زندگی مناسب ہے؟ اس نے جواب دیا زندگی کے خواہشمند تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن تم نے مجھ سے فریب کیا، میں نے کہا۔ زندگی کے لیے؟ اس نے تڑ سے جواب دیا۔
क्या मैं तुमसे उस फरेब का इंतकाम न लूं? हक रखते हो। मैंने कहा, माफ़ भी कर सकता हूं। और शुक्रिया, कुछ शराइत होंगी? हाँ, जल्दी बताओ। मैंने ज़िंदगी के सारे तार संभाल रखे हैं, अभी मेरे दिल में मौत का खौफ बेदार नहीं हुआ। मैंने कहा, स्टोकर की लड़की उसके हवाले कर दो, उसे यहाँ से निकल जाने दो, और उसके बाद एक तवील अरसा के बाद मैं तुम्हें भी जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। ग्लोरिया, वाइट ने गहरी सांस लेकर कहा। यार, ज़िंदगी में कुछ हादसे बड़े अनोखे होते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुहिम्मात में गुजारी है। यूँ समझ लो, जवानी में औरत से दूर रहा। बात यह नहीं है कि औरत मेरी ज़िंदगी में ना आई हो। बहुत सी औरतों से मैं मुतासिर हुआ, बहुत सी औरतें मुझसे मुतासिर हुईं, लेकिन मैं किसी को करीब नहीं लाया। ये लड़की मुझे कुछ ऐसा मुतासिर कर गई कि मैं खुद को उसके सहर से आज़ाद ना कर सका। बस यूँ समझ लो, इस वक्त ये भी मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। गोया तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। एक बात कहूँ? वो मुस्कुराया। तुम ये बात खुद उससे पूछ लो। किससे? ग्लोरिया से। ओह, तो क्या वो? कोशिश करो मेरी जान, कोशिश करो, उसने एक आंख दबाकर कहा, और मैं हैरत ज़दा निगाहों से उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, कोशिश कर लूँगा, लेकिन तुमने जिस तरह उस पर कब्जा जमाया वो ठीक था? कहने लगा, कसम खाकर कहता हूँ, दिल से गलत समझता हूँ, लेकिन दिल ही के हाथों मजबूर था। अगर स्टोकर मेरे साथ ताउन करता तो ये नौबत नहीं आती। मैंने कहा, बहरहाल कुछ भी हो मिस्टर वाइट, मैं ग्लोरिया को स्टोकर के साथ वापस भेज दूंगा, तुम यहीं कैद रहोगे। ग्लोरिया ना जाना चाहे तब भी? उसने कहा। हाँ, ये जुल्म होगा, तुम्हारे साथ सब कुछ जायज़ है। मैंने कहा, इतना बुरा नहीं हो यार, जिंदगी में ख्वाहिशात होती हैं, और कौन ख्वाहिशात पूरी नहीं करना चाहता। मैं भी उन्हीं कमज़ोरों में से एक हूँ, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। टोबो, इसे ले जाओ, मैंने कहा, और टोबो वाइट को धकेलता हुआ ले गया। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था। टोबो वापस आया तो मैंने उसे दूसरा हुक्म दिया, अब ग्लोरिया को लेकर मेरे झोंपड़े पर पहुंच जाओ। यस चीफ, टोबो ने कहा, और मैं वहां से चला आया। सूरत हाल काफ़ी उलझी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस कुत्ती को कैसे सुलझाऊं। थोड़ी देर के बाद टोबो ग्लोरिया को लेकर मेरे पास पहुंच गया। मैंने बड़ी नरमी से ग्लोरिया को बैठने की पेशकश की और वो बैठ गई। टोबो को मैंने आंख का इशारा किया और टोबो बाहर चला गया। तब मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा। ग्लोरिया मेरी शक्ल देख रही थी। मुझसे निगाह मिलने पर उसने आंखें झुका लीं। मिस ग्लोरिया, मैंने उसे मुखातिब किया। बराह करम मुझे मिस ना कहें। क्यों? कहना ही चाहते हैं तो मिसेस वाइट कह लें। क्या वाइट ने तुमसे शादी कर ली है? नहीं। फिर? क्या आप लोग मुझे इतना भी हक नहीं दे सकते कि मैं ज़हनी तौर पर खुद को किसी से मंसूब कर लूं? वो अजीब से लहजे में बोली। मैं नहीं समझा। ख्वाहिशाओं की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बेगैरत बाप के नुतफ़े से जन्म लेने वाली लड़की भी एक तरह की ख्वाहिशा होती है। बाप कैसा मुकद्दस नाम है। बस यूँ समझ लें कि एक तरह की दीवार का एहसास होता है जो पत्थरों से महफूज रखती है। जब उस दीवार में ही बड़े बड़े सुराख हों तो इंसान किसकी पुश्त पनाही हासिल करे। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। मैंने कहा, गोश्त पोस्त के पुतले इंसान गलतियों के मुर्तकिब होते हैं। क्या तुम अपने बाप की मोहब्बत पर शक करती हो? वो कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है ग्लोरिया। अब वो हीरों की नहीं, तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था। हाँ, क्योंकि मेरे मिल जाने के बाद उसे हीरे मिल जाने की भी उम्मीद है। हरगिज़ नहीं ग्लोरिया, अब उसके जहन में हीरों का कोई तस्वुर नहीं है। वो कहने लगी, मैं नहीं मान सकती। मैंने कहा, ग्लोरिया, तुमने मेरा तारुफ हासिल नहीं किया। मैंने अचानक मौजू बदल दिया। बता दो, मेरा नाम सरफराज है। बोली, एशियाई हो? हाँ। दिलकश शख्सियत के मालिक हो, खुदा टूटने से महफूज रखे। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, शुक्रिया। अपने बारे में कुछ और नहीं बताओगी? सब कुछ तो जान गए हो, और क्या बताऊं? यूँ समझ लो, एक ख्वाहिशा हूँ, एक शख्स की दाश्ता हूँ जिसने दूसरों के लिए पाबंदी लगा दी है। वाइट तुमसे शादी नहीं कर सकता? मैंने पूछा। क्यों करे? क्यों? एक चीज़ उसे इंतहाई सस्ते दामों मिल गई है, फिर वो उस पर ज़्यादा दौलत क्यों खर्च करे? ये उसकी मोहब्बत तो ना हुई? मैंने कहा। वो कहने लगी, मेरे लिए किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है, वो अनोखा इंसान नहीं। मैंने कहा, फिर तुम उससे क्यों चिमटे रहना चाहती हो? कहाँ जाऊँ बताओ? मैंने कहा, तुम्हारा बाप मौजूद है। कहने लगी, वो बाप नहीं, दुकानदार है, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने कहा, ग्लोरिया, मेरी दरख्वास्त है, ठंडे दिल से गौर करो। स्टोकर तन्हा इंसान है। बेशक वो लालची है, लेकिन तुम्हारे इल्म में ये बात है कि उसने वाइट से तुम्हारा सौदा नहीं किया। अगर वो सौदे पर तैयार हो जाता तो वाइट उसे इस तरह ना निकाल देता, बल्कि वो भी उसी तरह वाइट के साथ शामिल होता जैसे तुम्हारा मंगेतर स्नोडो। कहने लगी, आह, तुम क्यों मेरे सीने पर जख्म लगा रहे हो? मैंने कहा, नहीं ग्लोरिया, तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ। कहने लगी, मैं बेहद कुचली हुई हूँ। मैंने कहा, मुझे एहसास है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बेगैरत तुम्हारा बाप नहीं, स्नोडो है। तुम्हारे बाप ने वाइट की बात नहीं मानी, हालांकि वो बूढ़ा था, लेकिन तुम्हारा बेगैरत मंगेतर। वो कहने लगी, आह, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत करो। मैंने कहा, वाइट तुमसे मोहब्बत करता है?
اس نے کہا میں نہیں جانتی۔ میں نے پوچھا تم اسی کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ اس دوران کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے۔ اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھا ہے۔ میں نے کہا اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کہنے لگی کیسا وعدہ؟ کہ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے لگی میں نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کبھی اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ وہ میرا فاتح ہے۔ اوہ گلوریا، تم انتہا پسند ہو۔ سنو، تمہارا باپ مجبور تھا۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو تمہیں وائٹ کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا۔ میں وائٹ سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے شکست دے چکا ہوں۔ اگر تم نے اپنے باپ سے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں وائٹ کو قتل کر دوں گا، سمجھی؟ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور گلوریا خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے ذہن کی کون سی گرہ متاثر ہوئی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی دہشت ابھر آئی۔ نہیں نہیں، تم اسے قتل نہ کرنا۔ اگر وہ بھی مارا گیا تو پھر میرا کوئی سہارا نہ رہے گا، پھر میرا کوئی بھی سہارا نہ رہے گا۔ نہیں، خدا کے لیے اسے قتل مت کرنا۔ میں نے کہا تمہیں میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ کہنے لگی جو کہو گے کروں گی، اسے معاف کر دو۔ گلوریا بری طرح نروس ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہاں آرام کرو، مجھے چند فیصلے کرنے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، مجھے جانے دو، وعدہ کرتی ہوں تمہارے کسی قدم سے اختلاف نہیں کروں گی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ در حقیقت صورتحال انوکھی تھی۔ یہ لڑکی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، ایک طرح سے ناقابل علاج، اور اس کا علاج صرف وائٹ تھا۔ نہیں گلوریا، تم یہیں رہو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں وائٹ کی زندگی کی ضمانت بھی دیتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے وہاں چند جنگلیوں کا پہرا لگا دیا۔ اس کے بعد میں ٹوبو کو تلاش کرنے لگا۔ ٹوبو مل گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ بڑی الجھی ہوئی کہانی ہے ٹوبو۔ ہاں چیف، اور اب میں زیادہ الجھنیں نہیں پال سکتا۔ یقیناً ہم اپنے کام میں دیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سلسلہ میں مجھے اپنے چند فیصلوں میں ترمیمیں بھی کرنا ہے۔ وہ کیا چیف؟ ان میں کچھ تمہاری ذات اور تمہارے قبیلے سے متعلق بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ چیف۔ مجھے کچھ ہیروں کی ضرورت ہوگی۔ وہ تمہارا حق ہے چیف۔ بس تو مجھے میرے حق کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں آج ہی حاصل کر لوں گا، بلکہ ابھی۔ تب مجھے اجازت دو، ٹوبو نے کہا، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹوبو نے واپسی میں کافی وقت لگایا تھا۔ بہرحال جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور قوی ہیکل سیاہ فام تھا، جو کسی جانور کی کھال اٹھائے ہوئے تھا۔ کھال کی مشک سی بنی ہوئی تھی۔ مشک میرے سامنے کھول دی گئی اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس سے زیادہ ہیرے تو خود میری طلب بھی نہیں تھے۔ ذہن کے کسی گوشے سے آواز ابھری، چھوڑ سارے جھگڑوں کو، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جا، یہی تو زندگی ہے، اسی کے لیے تو نے یہ طویل سفر کیا ہے۔ در حقیقت یہ چمکدار پتھر بڑے پراسرار ہوتے ہیں، ان سے ابھرنے والی آوازیں عجیب ہوتی ہیں۔ میں نے ان آوازوں کو سنا اور پھر میری نگاہوں میں بوڑھے اسٹوکر کی داڑھی پر بہتے ہوئے آنسو آ گئے، پانی کے قطرے، لیکن ان کی چمک، اور اب میری آنکھوں میں دو چیزوں کی چمک تھی اور پھر صرف ایک چمک رہ گئی۔ یہ بوڑھے اسٹوکر کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کی چمک تھی۔ ہیروں کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، ٹوبو ہیرے تھیلے میں بھر دو۔ اور ٹوبو نے جب حکم کی تعمیل کی، ہیرے تھیلے میں بھر دیے گئے۔ تب میں نے ٹوبو کو دوسرا حکم دیا، وائٹ اور سنوڈو کو لے آؤ، اور بوڑھے اسٹوکر کو بھی۔ یس چیف، ٹوبو نے مستعدی سے کہا، اور میں واپس جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ گلوریا، میں نے گلوریا کو مخاطب کیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ گلوریا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ڈرامہ کرنے والا ہوں، کیا تم میرے ساتھ تعاون کرو گی؟ کیسا ڈرامہ مسٹر سرفراز؟ آپ اس حصے میں چلی جائیں، خاموشی سے وہاں رہیں اور اس طرف جو کچھ ہو اسے غور سے سنیں۔ کیا ہوگا مسٹر سرفراز؟ میں کچھ چہروں سے نقاب الٹنا چاہتا ہوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گلوریا، اور اس بات پر بھروسہ رکھو کہ میں اس فیصلے میں جانبداری سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے ان سارے کرداروں میں سے کسی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس فیصلے میں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا صرف وہ آوازیں سننا ہوگی جو اس جھونپڑے میں ابھریں گی۔ اچھا، لیکن تم اس دوران کسی بھی قیمت پر خود کو ظاہر نہیں کرو گی۔ اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے کہا اگر تم نے اس کے خلاف کیا گلوریا تو پھر میں اپنے طور پر فیصلے کر دوں گا، کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف۔ جاؤ، اب تم اس ملکہ جھونپڑی میں چلی جاؤ۔ اور گلوریا آہستہ قدموں سے جھونپڑی میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں اس وقت سینکڑوں خیالات تھے۔ در حقیقت میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ بڑے ظرف کی بات تھی۔ میں نے خود کو بھی کئی بار متزلزل پایا تھا، لیکن بہرحال ایک پروگرام بنا چکا تھا اور اب اس پر عمل بھی کرنا ہی تھا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی کام کی بات نہ ہوئی تو پھر، اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات گونج گئے۔
उसी वक्त टोबो अंदर दाखिल हुआ और मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। वो दोनों मौजूद हैं चीफ, उसने कहा। स्नोडो को अंदर भेज दो। यस बॉस। और तुम उन दोनों को ले जाकर थोड़ी दूर बैठो। यस बॉस। टोबो बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद स्नोडो अंदर दाखिल हो गया। माहौल बड़ा बोझल बोझल सा था। न जाने क्यों मेरे तमाम जज्बात व एहसासात किसी सर्द खाने में जा सोए थे। मेरी हैसियत खुद मेरी नज़र में एक कठपुतली किसी हो रही थी। जो कुछ अभी पेश आने वाला था वो मेरी निगाहों में था, एक ड्रामा जिसका मरकज़ी किरदार न जाने कौन था। स्नोडो हॉन्को की मानिंद मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। बैठो, मैंने प्याल के एक ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो खामोशी से बैठ गया। सुना है ग्लोरिया तुम्हारी मंगेतर है नहीं थी? स्नोडो ने जल्दी से तस्दीक की। थी? मैंने मसनूई हैरत से पूछा। क्यों, क्या उसने तुम्हें ठुकरा दिया? वो कहने लगा, स्नोडो इतना गया गुजरा भी नहीं कि ग्लोरिया जैसी लड़कियां उसे ठुकराने की जुर्रत कर सके। उसके लहजे में हिकारत थी। क्यों, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? बस यूं ही समझ लो। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो खैर। मैंने उस मौजू का रुख बदल दिया। बाय द वे, तुमने यहाँ आने का फैसला क्यों किया था? हीरो की खातिर या ग्लोरिया की खातिर? ग्लोरिया के बाप का कहना यह है कि तुम सिर्फ ग्लोरिया की वजह से यहाँ आए थे। स्नोडो ने हंसते हुए कहा, वो बुढ़ा बेवकूफ़ है। भला उसकी बेटी मुझे क्या दे सकती है? एक बेहतरीन चांस मेरे आगे था। अगर उससे फ़ायदा न उठाता तो दुनिया का अहमक तरीन शख्स होता। मैंने सोचा था कि इन लोगों के साथ जाकर हीरे लाने में कामयाब हो गया तो मेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा, लेकिन अफसोस के कामयाबी ना हुई। मैंने जल्दी से उसका जुमला पूरा कर दिया। स्नोडो ने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश नसीब तुम निकले। नितिका की सरजमीन तुम्हारे कदमों तले है और तुम यहाँ के सरदार हो। मैंने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी खुश नसीब बना सकता हूँ। वो बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हें इतने हीरे दे सकता हूँ कि तुम बाकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजार सकते हो। स्नोडो के चेहरे पर दुनिया भर का लालच सिमट आया। वाकई तुम सच कह रहे हो? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। मैं अजनबियों से इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं होता, मैंने जवाब दिया। वो बोला, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो तो मैं अभी से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। वो एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें हीरो के एवज़ एक काम करना होगा। उसने कहा, अरे मैं दुनिया का जलील तरीन काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आखिर वो काम कौन सा है जो तुम नहीं कर सकते। स्नोडो खुशी से बेताब हो रहा था। मैंने लापरवाही से कहा, मामूली सा काम है। वो क्या? मैं ये चाहता हूँ कि तुम हीरे लेकर ग्लोरिया से दस्तबरदार हो जाओ। स्नोडो का चेहरा हैरत की ज्यादती से बिगड़ गया। उसका हैरत ज़दा होना दुरुस्त था। जिस लड़की को वो खुद छोड़े बैठा था उसके बारे में उससे ही क्या कहा जा रहा था कि हीरे लेकर उसका ख्याल छोड़ दे, लेकिन उसका ये इल्म नहीं था कि उसका वास्ता सरफराज से पड़ा है। मैं अपने इस पेशकश से जो फ़वाइद हासिल करता वो उनसे लाइल्म था। मिस्टर सरफराज, क्या आप संजीदा हैं? स्नोडो तुमसे आप पर आ गया। वाकई इंसान मतलब के वक्त बड़े बड़े काम कर गुजरता है। मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था। स्नोडो उलझ कर रह गया। मेरा मतलब है मिस्टर सरफराज, मैं तो खुद ग्लोरिया को पसंद नहीं करता, फिर आप क्यों ये पेशकश कर रहे हैं? मैंने कहा, बिलफर्ज अगर ग्लोरिया या ग्लोरिया का बाप या कोई और तुमसे ये दरख्वास्त करे कि उसे अपना लो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोबारा ग्लोरिया से वाबस्ता हो, इसीलिए मैं तुम्हें हीरे देकर चुपचाप यहाँ से महज़ब दुनिया तक पहुँचा सकता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है? वो कहने लगा, मैं एक ऐसी औरत के साथ वाबस्ता होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो मेरे ही सामने एलानिया तौर पर किसी दूसरे मर्द के साथ रातें गुजार चुकी हो। और फिर मिस्टर सरफराज, हीरो में बड़ी कशिश है। उनके लिए तो दुनिया की इफ़्फ़त माब तरीन लड़की ठुकराई जा सकती है। गुड, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई है। मैंने आगे बढ़कर स्नोडो के कांधों पर हाथ रखते हुए कहा। स्नोडो ने गौर से मेरी तरफ देखा और एक आंख दबाकर बड़ी बेहयाई से बोला, गालिबन मिस्टर सरफराज, ग्लोरिया आपको पसंद आ गई है। जब भी आप इतने बेचैन हैं। गुस्से के मारे अब मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाया। स्नोडो ने एक और जुमला दागा, मिस्टर सरफराज, वाइट भी ग्लोरिया का तलबगार है, उसके बारे में आपके ख्यालात क्या हैं? वो बेगैरती की हंसी हंसते हुए बोला, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। स्नोडो ने मेरे लहजे में छुपी हुई तलखी महसूस कर ली। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे हुक्म पर वाइट को अंदर बुलाया गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अंदर दाखिल होते ही मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर दोस्ताना जज्बात पाकर उसे कदम ठिठक गए। आओ वाइट, मैंने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। वाइट का मुंह हैरत से खुल गया। ये इनकलाब उसकी समझ से बालातर था। वो बेयकीनी की कैफियत आंखों में लिए मुझे देखता रहा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। मेरा इशारा पाते ही वो सुधाए कुत्ते की तरह ज़मीन पर बैठ गया।
मैंने एक कोने में रखा हुआ हीरों का थैला उठाया और ले जाकर वाइट के कदमों में उलट दिया। झोंपड़ी की नीम तारीख फिजा में रंग बिरंग रोशनियों का तूफान उमड़ाया। वाइट भौंचक्का रह गया। हैरत की ज्यादती से उसके चेहरे के नकूश बदल गए। दीवानों की माने उसने अपने दोनों हाथ हीरों के ढेर में दाखिल कर दिए और खुशी से किलकारियां मारने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो पागल ना हो जाए। मैंने आगे बढ़कर वाइट के गिरेबान पर हाथ डाला और एक झटके से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। दीवाने मत बनो, मैंने उसे झटके देते हुए कहा। वाइट ने एक झुरझुरी ली और संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नज़रें बदस्तूर हीरों की तरफ थी। आह, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू मेरे कदमों में है, लेकिन अफसोस वो मेरी मलकियत नहीं। वाइट ने एक सर्द सा सांस भरकर कहा। मुझे उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। मेरे पास वक्त कम था और मैं इस ड्रामे के ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैंने वाइट को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सुन ए लालची इंसान, अगरचे तुमने मुझे हलाक करने में कोई कसर ना छोड़ी थी और तो इस बात का मुस्तहिक है कि इस जुर्म के बदले तुझे कुत्ते की मौत मारा जाए, लेकिन अभी मशरिक मगरिब की तरह इतना जालिम नहीं हुआ है। इन हीरों को समेट लो और अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से निकल जा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए और आने वाली सुबह का सूरज तेरी लाश देखे। वाइट की हालत बुरी थी। वो पागलों की तरह हीरों की तरफ लपका और उसके हाथ मशीनी अंदाज में थैला भरने में मसरूफ़ हो गए। मैं दिलचस्प नज़रों से उसे थैला भरते देखता रहा। थैला भरने के बाद उसने मिट्टी में हाथ चलाने शुरू कर दिए। ओ लालची इंसान, ये क्या हो रहा है? मैंने उसे तहकीर आमेज अंदाज में मुखातिब किया। देख रहा हूँ कहीं कोई हीरा रह तो नहीं गया, उसने बेवकूफ़ों की मानंद मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे उस लालची इंसान के इस अंदाज पर बेख्तियार हंसी आ गई। तुम्हारा एक सबसे बड़ा हीरा तो यहीं रह गया है। एक? कहाँ? वाइट ने होंको की तरह जमीन की तरफ देखते हुए कहा। मैं इन बेजान पत्थरों की बात नहीं कर रहा, मेरी मुराद उस हीरे से है जिसे तुम ग्लोरिया कहते हो। वाइट के चेहरे पर एक लहजे के लिए कशमकश के आसार नजर आए। मैं उसका चेहरा बगौर देख रहा था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर गोया उसने कोई फैसला कर लिया। वो हीरों का थैला अपने सीने से लगाकर तन कर खड़ा हो गया। मैं उसकी बात सुनने का मुंतजिर था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। नज़दीक आकर उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोला, शरीफ एशियाई नौजवान, तुमने मुझे इतने हीरे दिए हैं कि अब मुझे मजीद किसी हीरे की ख्वाहिश नहीं। तुम्हारी बातों से मुझे पहले अंदाज़ा हुआ था कि तुम ग्लोरिया को पसंद करने लगे हो। चुनाचे मैंने एक फ़ैसला किया है। कैसा फ़ैसला? मैंने ये तमाम अनजान बनकर पूछा। हालांकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि उसका फ़ैसला क्या है, और मुझे इस जलील खुदगर्ज इंसान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि उसकी गर्दन पकड़ लूं और उस वक्त तक दबाता रहूं जब तक उसकी जान ना निकल जाए। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी इनायतों के शुक्रिया में ग्लोरिया को तुम्हारे हवाले कर दूं। मेरा ख्याल है तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज़ ना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एतराज़? मेरे जबड़े भींच गए। मैंने एक हाथ हीरों के थैले पर डाला और एक लात वाइट के रसीद कर दी। मेरे इस अचानक हमले से वो दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने दूसरी ठोकर रसीद की और वो बेजान पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर जा गिरा। झोंपड़ी के बाहर खड़े हुए टोबो ने मैंने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और आगे बढ़कर वाइट को अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। इस जलील इंसान को ले जाकर किसी अजियतनाक जगह बंद करो। कल सुबह इसके मुस्तकबिल का आखिरी फैसला कर दिया जाएगा। बूढ़ा स्टोकर हैरान कुन नज़रों से ये तमाम कार्रवाई देख रहा था। टोबो वाइट को लेकर एक तरफ चला गया। मैंने स्टोकर को बुलाया और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। स्टोकर खामोशी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं अपनी हालत पर काबू पा चुका था। मेरी सांस एतदाल पर आ चुकी थी। स्टोकर के अंदर आने के बाद मैंने हीरों का थैला उठाकर स्टोकर के हाथ में थमा दिया। स्टोकर ने हीरे देखे तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। ये क्या है मास्टर? टोबो की देखा देखी उसने भी मुझे मास्टर कहना शुरू कर दिया था। तुमने इन तारीख जंगलात में जो अजियतनाक दिन गुजारे हैं स्टोकर, ये हीरे उनका मुआवजा हैं। ये हीरे लो और अपनी महज़ब दुनिया में वापस लौट जाओ। स्टोकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हीरों का थैला एक तरफ उछाल दिया और रोता हुआ मुझसे लिपट गया। मुझे हीरे नहीं चाहिए मास्टर, नहीं चाहिए। बस तुम मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं समझ लूँगा कि मैंने सबसे बड़ा ख़जाना पा लिया है। इन हीरों से मुझे क्या सुकून मिलेगा? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून मेरी बेटी है। खुदा के वास्ते मास्टर, मैं तुम्हारे कदमों में गिरने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बेटी दिला दो। बूढ़ा स्टोकर बच्चों की तरह ज़ारों की तार रो रहा था। खुद मेरी आंखें भी नम हो गईं। भागते कदमों की आवाज़ सुनकर हम फौरन ही चौंक उठे। ग्लोरिया भागती हुई अंदर दाखिल हुई और स्टोकर से लिपट गई। डैडी, आप कितने अजीम हैं और मैं कितनी पस्त। आह, मुझे इसका अभी इल्म हुआ, ग्लोरिया ने रोते हुए कहा। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए। स्टोकर की अजीब हालत थी। उसने दीवानों की तरह ग्लोरिया को भेंच भेंच कर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी। वो आंसुओं के दरमियान उसे प्यार करता रहा। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सका। बूढ़े बाजू तेरे लिए चट्टान नहीं बन सके। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बेटी।
डैडी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, गलती मेरी है जो मैं अपने बाप के बुढ़ापे का ख्याल ना कर सकी। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं अपना मुहाफ़िज समझ रही थी वही मुझे फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा। ज़माने के सर्दो गर्म का तजर्बा इतनी आसानी से नहीं होता बेटी, स्टोकर ने बड़ी शफकत से कहा। इसके लिए बड़े तजर्बे की ज़रूरत है। तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर ऐसे अफराद मिलेंगे जो बज़ाहिर तुम्हारे बही ख्वाह होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जो वो भूखे भेड़ियों की माने तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच लेंगे। आह डैडी, आप सच कहते हैं, ग्लोरिया ने गलोगीर आवाज़ में कहा। ये मेरी नादानी थी कि आपको अपना दुश्मन समझ बैठी। बस बेटी, अब पुरानी बातों को याद करके अपने दिल को तकलीफ ना दो। नहीं डैडी, तकलीफ कैसी? ये क्या कम है कि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं? आंखें तो मेरी भी खुल गईं। मैंने जिन हीरों के लिए अपनी दुनिया को छोड़ा था, और अब देखो वही हीरे मेरे कदमों में बिखरे हुए हैं। स्टोकर ने ज़मीन पर पड़े हुए बेशुमार हीरों की तरफ इशारा किया। ग्लोरिया ने ज़मीन पर बिखरे हुए लतादार बेशकीमत हीरे देखे तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। आह डैडी, इतने बेशुमार हीरे! मेरे खुदा, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। हीरे नहीं, पत्थर कहो, स्टोकर ने लापरवाही से कहा। इन्हें ना हम खा सकते हैं ना पहन सकते हैं, ये हमारे किस काम के। अलबत्ता तुम अगर इन्हें सिर्फ इनके रंगों और चमक की वजह से छूना चाहो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। इन्हें देखो, अच्छी तरह देखो और ठुकरा दो, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं। ग्लोरिया स्टोकर का बाजू पकड़कर ज़मीन पर बिखरे हुए हीरों पर झुक गई। मैं उन दोनों को छोड़कर बाहर निकल आया। एक दरख्त से टेक लगाकर टोबो का इंतज़ार करने लगा। अंदर न जाने बाप बेटी में क्या गिले शिकवे हुए, लेकिन जब वो दोनों बाहर निकले तो उनके चेहरे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अब बाप बेटी के दरमियान कोई खलीज हायल नहीं रही। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में हल्का हल्का सा दर्द उठने लगा। मुझे अपने घर वाले याद आ गए। कितनी खलीजें मेरे और उनके दरमियान हायल हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो इन खलीजों को पाट सके। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ गया। कुछ अजीब सी जहनी कैफियत हो रही थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।